ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इनविंसिबल डिवाइन डेस्टिनी सिलेक्शन सिस्टम। अध्याय 31। चू युआन ने निर्दयतापूर्वक अपनी भारी सम्राट की तलवार का इस्तेमाल करके चील के बाज को छड़ी पर कैंडी ढॉ की तरह काट डाला। इस समय चू युआन के चारों ओर चक्कर लगा रहे बड़े जानवर ने चील के बाज का सिर कटा हुआ देखा और डर गए। मानवता की शक्ति का एक जबरदस्त शारीरिक भय उन पर हावी हो गया, जिससे वे बार बार पीछे हट गए। ये कैसे संभव है? वेईशा ने देखा कि कैसे चू युआन ने छठे दिव्य क्षेत्र के एक शक्तिशाली जानवर चील के बाज का सिर काट दिया, जिसकी आंखें लगभग अपनी कोठरियों से बाहर निकल रही थीं। इस जानवर के पास अनंत मन था। एक घात के बीच में भी एक 7वें स्तर के दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ के रूप में वह ऐसा कारनामा नहीं कर सकता था। वेईशा, तुमने बहुत अच्छा किया। चू युआन की उदासीन आवाज वेईशा के कानों तक पहुंची। महामहिम की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। वेईशा ने महसूस किया कि उसकी पीठ पसीने से भीग गई है। जानवरों की लहर को भगाओ, उन्हें ग्रेट बीस्ट माउंटेन रेंज से भागने के करीब मत आने दो। चू युआन की भयानक ताकत को देखकर वान लियांजी के चेहरे का रंग भी बदल गया। हालांकि वह ग्रैंड मार्शल के गुट का हिस्सा नहीं था, लेकिन सैन्य शक्ति के धारक के रूप में उसने चू युआन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। हालांकि आज के दृश्य ने उसे सोचने के लिए बहुत कुछ दिया। गरीबी बटालियन और दिव्य योद्धा समूह के बीच 1 लाख से अधिक सैनिकों द्वारा बनाई गई एक दीवार एक बार फिर से स्थापित की गई थी। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। जानवर की लहर के अंदर एक और गड़बड़ी हुई और वे इसके कारण पीछे नहीं हटे। जानवर की लहर बड़े राक्षसों द्वारा अच्छी तरह से तैयार की गई थी और ग्रेट बीस्ट माउंटेन रेंज के भीतर से अज्ञात संख्या में जंगली जानवर इकट्ठे हुए थे। इतने बेतरतीब ढंग से एक साथ पैक किए गए कि यह देखना असंभव था कि वे कहाँ जा रहे थे। चू युआन ने अपनी भक्षण करने वाली आंख खोली और प्रकाश की अनगिनत किरणें एक साथ आ गईं। जानवर की लहर के केंद्र में उसने एक थंडर ड्रैगन देखा जो 50 फीट लंबा था और उसका शरीर थका हुआ बैंगनी था और उसके सिर पर एक जोड़ी तीखे सींग थे। बैंगनी थंडर ड्रैगन एक 9वें स्तर का दिव्य क्षेत्र जानवर, जिसमें ड्रैगन की रक्तरेखा थी और इसकी शक्ति 10वें स्तर के दिव्य क्षेत्र के बराबर थी। जैसे ही बैंगनी थंडर ड्रैगन ने तूफान मचाया और अपने ड्रैगन की प्रतिष्ठा को जारी किया, उसने अनगिनत जंगली जानवरों को लड़ने का आदेश दिया और बड़े जानवर भी उस प्रतिष्ठा से प्रेरित भय से खुद को मुक्त नहीं कर सके। मुझे आपकी रक्षा करने में देर हो गई है और मैं आपकी महिमा से क्षमा मांगता हूँ। हालांकि जब गरीबी बटालियन की निषिद्ध सेना को जानवरों की लहर का विरोध करने में कठिनाई हो रही थी, तो निषिद्ध सेना के कवच पहने हुए सैकड़ों हजारों सैनिकों की भीड़ विभिन्न जनरलों के नेतृत्व में दूर से इकट्ठा होने लगी। ताओटी, हुंडुन और ताओवू बटालियन आ गई हैं। 4 जंगली जानवर बटालियन महान जानवर पर्वत के तल पर तैनात थे, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे इतनी जल्दी आ सकते थे। मंत्री होंग्यू महामहिम को नमन करते हैं। एक अविश्वसनीय रूप से लंबा और मजबूत मध्यम आयु वर्ग का आदमी चू युआन के पास आया और हालांकि उसने सम्मानपूर्वक बात की, उसने औपचारिक सलामी नहीं दी और केवल अपने शरीर को थोड़ा सा हिलाया। यह आदमी हुंडुन बटालियन का कमांडर होंग्यू था। 4 जंगली जानवर बटालियनों में हुंडुन बटालियन सबसे मजबूत थी। होंग्यू एक 10वें स्तर का दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ था और जंगली जानवर बटालियनों के सरगनाओं में ताकत में पहले स्थान पर था। वह एक बहुत ही बेलगाम आदमी था जो केवल पूर्व सम्राट के प्रति वफादार था। अतीत में चू युआन उसे आदेश नहीं दे सकता था। कमांडर होंग यहाँ है। चू युआन ने सिर हिलाया। लाखों जानवरों का सामना करते हुए मुझे आश्चर्य है कि कमांडर होंग के पास कोई अच्छी रणनीति है या नहीं। ऐसी भयंकर जानवर लहर वास्तव में दुर्लभ है। 4 जंगली जानवर बटालियनों में कुल 500,000 सैनिक हैं। अगर हम 5 जानवरों के खिलाफ एक सैनिक की रणनीति का उपयोग करते हैं, तो इतनी बड़ी संख्या में जंगली जानवरों का विरोध करना मुश्किल होगा। मेरा सुझाव है कि एक रक्षात्मक रेखा बनाएं, लड़ते हुए आगे बढ़ें और पीछे हटें और उन्हें राष्ट्रीय राजधानी तक ले जाएं। हम राजधानी की कठोरता से बचाव कर सकते हैं। होंग यून ने कहा, मैं पीछे के पहरेदारों से लड़ने के लिए तैयार हूं। विकल्प 1, होंग यू के सुझाव को स्वीकार करें। जानवरों की लहर को इंपीरियल सिटी के पैर तक ले जाएं। 100 डेस्टिनी पॉइंट प्राप्त करें। आर्मर्ड फ्लाइंग बोट लेवल 1 ब्लूप्रिंट को 0% तक आगे बढ़ाएं। विकल्प 2, पहले एमी के नेता को पकड़ें, पर्पल थंडर ड्रैगन को मारें और जानवरों की लहर में अराजकता पैदा करें। 100 डेस्टिनी पॉइंट प्राप्त करें। बिग गन लेवल 1 ब्लूप्रिंट को 0% तक आगे बढ़ाएं। वर्तमान प्रगति 40% है। कमांडर हॉर्न का सुझाव अच्छा है, लेकिन ये बहुत रूढ़िवादी है। क्या होगा अगर जानवर शहर को घेर लेते हैं? क्या होगा अगर हम बाहर नहीं निकल सकते? 4 छिपे हुए राष्ट्र निश्चित रूप से हमारी सीमा पर हमला करने के इस अवसर का लाभ उठाएंगे और उस समय हम जानवरों की लहर से कहीं अधिक का सामना करेंगे। चू युआन ने संकेतों का सर्वेक्षण किया, अपनी दृष्टि बैंगनी बिजली थंडर बार ड्रैगन पर टिकाते हुए, मेरे आदेश को आगे बढ़ाओ।
4 जानवर बटालियन और जू फगफग की निषिद्ध सेना को 3000 बीस्ट्स की पर्वत श्रृंखला के भीतर जानवर ज्वार का विरोध करना है। दिव्य क्षेत्र से ऊपर के सभी अधिकारियों को दिव्य राक्षसों के खिलाफ हमला करना है और 30,000 मार्शल कलाकारों का नेतृत्व करने वाले बहादुर और वफादार मार्क्विस बैंगनी बिजली थंडरबार्ड ड्रैगन को पकड़ने और मारने और जानवर ज्वार को तितर बितर करने के लिए मेरे साथ होंगे, जैसा कि महामहिम आदेश देते हैं। होंग यून ने शब्दों को बर्बाद नहीं किया और तुरंत 4 जानवर बटालियनों को जानवर ज्वार का विरोध करने के लिए नेतृत्व किया। भाई सम्राट, ये बहुत खतरनाक है। चू शियाओनियांग ने पीले चेहरे के साथ अपनी चिंता व्यक्त की। चिंता मत करो बहादुर मार्क्विस के साथ, यहाँ अगर हम बैंगनी बिजली थंडरबार्ड ड्रैगन को मारने में विफल रहते हैं तो भी मैं सुरक्षित रूप से पीछे हट सकता हूँ। चू युआन के शाही आदेश का गहरा अर्थ था। वह होंग यून को जानवरों की लहर का विरोध करने दे सकता था, लेकिन वह उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता था। जिस पर उसे सबसे अधिक भरोसा था वह उसकी 30,000 मार्शल आर्टिस्ट सेना थी। युद्ध सेना शतरंज की बिसात के साथ विशाल सेना को उसके अपने हाथ की तरह नियंत्रित किया जा सकता था। राजकुमारी, निश्चिंत रहें, मैं अपने जीवन की कीमत पर भी महामहिम की रक्षा करूंगा। लु क़ियानफ़ू ने गंभीरता से प्रतिज्ञा की। एक पल में चू युआन ने सबसे पहले उड़ान भरी, उसके बाद उसकी 30,000 मार्शल आर्टिस्ट सेना ने उड़ान भरी। सम्राट के नेतृत्व में उनका मनोबल ऊंचा था। रास्ते में जितने भी जानवर उन्होंने देखे उन्हें मार दिया गया, मानो वे कोई रास्ता जोत रहे हों। बैंगनी बिजली थंडर फ्लड ड्रैगन खुश दिखाई दिया। दावू के युवा सम्राट में निश्चित रूप से साहस है, चोरों से पहले राजा को पकड़ने की हिम्मत है। मैं आपके 30,000 कुलीन मार्शल आर्टिस्ट के साथ खेल सकता हूं और उन्हें खा सकता हूं। विलुप्ति का दिन, दुनिया पर गरज गिरती है, ड्रैगन और सांप जमीन से उठते हैं। अपनी ताकत पर भरोसा रखते हुए पर्पल लाइटनिंग थंडर फ्लड ड्रैगन की 9 गुना दिव्य क्षमताओं ने एक युद्ध शुरू किया। निरंतर गड़गड़ाहट और बिजली को आपस में जोड़ते हुए एक विशाल बिजली का जाल उतरा, जिसने किसी भी साधारण सैनिक को तुरंत मार डाला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरी ओर पीछे की ओर वेईशा फिर से उत्साहित हो गया। युद्ध क्षेत्र गठन स्थापित करें। युद्ध सेना शतरंज की मदद से चू युआन ने एक गहन युद्ध क्षेत्र स्थापित किया। मैदान के मास्टर के रूप में उन्होंने पर्पल लाइटनिंग थंडर फ्लड ड्रैगन को सुरक्षित किया और हमला किया। महान थंडर तकनीक। दूर से चू युआन की 30,000 मार्शल आर्टिस्ट सेना एक और थंडर ड्रैगन की तरह दिखाई दी। जैसे ही दोहरे ड्रैगन वर्चस्व के लिए लड़े, उनकी भारी गति में तीखी टक्कर हुई। पलक झपकते ही ये टकराव धरती को हिला देने वाला था। अनगिनत जानवर बिजली से मर गए, लेकिन चू युआन की मार्शल आर्टिस्ट सेना बहुत शक्तिशाली थी। युद्ध क्षेत्र की सुरक्षा के साथ साथ उनकी उन्मुक्त शक्ति ने बैंगनी बिजली थंडर फ्लड ड्रैगन को उग्र रूप से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। क्या बैंगनी बिजली थंडर फ्लड ड्रैगन चकित था। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह 30,000 की सेना इतनी भयानक शक्ति को प्रकट कर सकती है। एक साथ खड़ी, ये खुद से भी ज्यादा भयानक थी। विशेष रूप से वह सम्राट, जिसके शरीर से निकलने वाली बिजली उसकी अपनी बैंगनी बिजली से भी ज्यादा भयानक थी। सर्वनाश की गड़गड़ाहट। बैंगनी बिजली थंडर फ्लड ड्रैगन ने अपने मुंह से एक बहुत बड़ा वज्रपात छोड़ा। धमाका। चू युआन सेना के सबसे आगे था। उसने सीधे वज्रपात पर हमला किया, अपने शरीर का इस्तेमाल करके इसका प्रतिरोध किया। इसके बाद विस्फोट से प्रकाश फैल गया और वह सुरक्षित बाहर निकल आया, जिससे बैंगनी बिजली थंडर फ्लड ड्रैगन अविश्वास में रह गया। ये ज्ञात है कि चू युआन के पास थंडर कंट्रोलर की उपाधि है, जो न केवल उसकी वज्र दिव्य क्षमताओं को बढ़ाती है, बल्कि उसे वज्र क्षति से एक निश्चित सीमा तक प्रतिरक्षा भी प्रदान करती है। उसने पर्पल लाइटनिंग थंडर फ्लड ड्रैगन को चुनौती देने की हिम्मत की क्योंकि उसके पास थंडर कंट्रोलर की उपाधि थी। वफादार और बहादुर मार्क्विस, पर्पल लाइटनिंग थंडर फ्लड ड्रैगन की वापसी को रोको। चलो उसे मार डालो। चू युआन की आवाज की ध्वनि युद्ध के मैदान में गूंज उठी। उसके आदेश पर उसकी 30,000 मीटर की सेना ने पर्पल लाइटनिंग थंडर फ्लड ड्रैगन को बीच में मजबूती से फंसा दिया। पर्पल लाइटनिंग थंडर फ्लड ड्रैगन ने स्थिति को कम करके आंका था और फंस गया। जो लोग दावों का उल्लंघन करने की हिम्मत करते हैं, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों न हो, उन्हें दंडित किया जाएगा। चू युआन ने दहाड़ते हुए कहा, शाही मार्ग की महिमा अपरिवर्तनीय है। जो लोग बिना दया के अतिक्रमण करते हैं, उन्हें मार डालो। बैंगनी बिजली का विशालकाय ड्रैगन इधर उधर उछलता हुआ पानी की बाल्टी जितनी मोटी बिजली की बौछारें छोड़ रहा था। हर एक बार असहनीय था, न केवल मूल आत्मा क्षेत्र में रहने वालों के लिए, बल्कि साधारण दिव्य क्षेत्र में रहने वालों के लिए भी। हालांकि जब ये बिजली के गोले दिव्य योद्धाओं के शरीर पर गिरे, तो वे बेअसर होने से पहले केवल कुछ लहरें ही पैदा कर पाए। ये युद्ध का मैदान था। शतरंज की बिसात के मास्टर के रूप में चू युआन पूरी तरह से शक्ति के हर उछाल को वितरित और चैनल कर सकता था, सभी शक्तियों को एक जगह इकट्ठा कर सकता था। जब तक दिव्य क्षेत्र में कोई व्यक्ति निरीक्षण नहीं कर रहा था या कोई विशाल दिव्य बमबारी नहीं थी, तब तक उसके युद्ध के मैदान को कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता था।
दिव्य कलाकृतियों की शक्ति अकल्पनीय थी। विखंडन स्लैश जैप। गरजने वाले ड्रैगन जितना शक्तिशाली न होने के बावजूद लू कियानफू की शक्ति देवत्व के 9वें स्तर पर थी, और विखंडन चाकू के साथ उसने तुरंत एक भारी वार किया जिससे ड्रैगन के तराजू टूट गए और एक बड़ा घाव हो गया जिससे खून चारों ओर फैल गया। तुमने मुझे क्रोधित कर दिया है। बैंगनी बिजली वाला ड्रैगन गुस्से में दहाड़ा। तुम्हारे क्रोध का क्या उपयोग है? चू युआन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। बिजली चलाने वाले की उपाधि से लैस वह वज्र तत्व देवताओं के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करता था। वह जानता था कि वह केवल दिव्य क्षमताओं पर भरोसा करके रक्षा को नहीं तोड़ सकता। इसलिए उसने सम्राट की तलवार पकड़ी और सर्वोच्च तलवारबाजी का इस्तेमाल किया। गरजने के बीच लंबा और शक्तिशाली खड़ा चू युआन की सम्राट की तलवार ने लू कियानफू के विखंडन चाकू से किए गए नुकसान से अधिक नुकसान पहुंचाया, जिससे विशाल ड्रैगन के शरीर पर एक के बाद एक चौंकाने वाले घाव हो गए। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि बैंगनी बिजली वाला ड्रैगन किसी से टकराने वाला है, लेकिन वह दिव्य योद्धाओं की नाकाबंदी को तोड़ नहीं सकता। जल्दी से पीछे हटो। पहली बार बैंगनी बिजली वाले ड्रैगन की आंखों में डर दिखाई दिया। अपनी ताकत के कारण उसे 1 लाख की सेना से डरना नहीं चाहिए, लेकिन चू युआन और लू कियानफू दोनों के पास ऐसे हथियार थे जो उसे नुकसान पहुंचा सकते थे। उसे लग रहा था कि अगर वह अभी पीछे नहीं हटा तो आज ही यहां उसका नाश हो सकता है। लेकिन चू युआन बैंगनी बिजली वाले ड्रैगन को कैसे पीछे हटने दे सकता था? इस बार उसने अपने दुश्मन को कम आंका था। अगर उसने उसे जाने दिया तो वह अगली बार इतना अच्छा अवसर खो देगा। ड्रैगन राजा को बचाओ। अन्य दिव्य मोहित जानवर घबरा गए, क्रोध में दहाड़ने लगे। सिंदूर पक्षी सेना, मेरे पीछे आओ और हमला करो। जू फकफक की आंखें ठंडी थीं। एक फॉक्स की तरह आकाश में चमकते हुए उसकी दुर्जय शक्ति दिव्यता के 9वें स्तर पर लहराई, जो बैंगनी बिजली वाले ड्रैगन को बचाने का प्रयास कर रहे मोहक जानवरों को रोक रही थी। दिव्य जानवरों को रोकें, उन्हें महामहिम के साथ हस्तक्षेप न करने दें। सैन्य मंत्री हुआंग योंग क्रोध में दहाड़ उठे। बैंगनी बिजली वाले ड्रैगन, आज तुम्हें मरना तय है। इस समय चू युआन ने सम्राट की तलवार को कसकर पकड़ लिया और विशाल ड्रैगन के शरीर पर भयंकर वार किया, जिससे भयानक घाव हो गए। तलवार से जुड़ी भक्षण की शक्ति ने बैंगनी बिजली वाले ड्रैगन की जीवन शक्ति को भी भस्म कर दिया। सम्राट दाओ, मैं पहले तुम्हें मारूंगा। शुरू में बैंगनी बिजली वाले ड्रैगन ने जितने भी दिव्य योद्धाओं को मार सकता था मारने की कोशिश की थी। हालांकि अब उसे एहसास हुआ कि किसी मंत्र ने दिव्य योद्धाओं को एक एकीकृत इकाई में जोड़ दिया है। अभी के लिए सेना के गठन को तोड़ने के लिए उसे पहले चू युआन को मारना था। शाही ड्रैगन क्रोध, बैंगनी बिजली चरम प्रकाश। इस समय बैंगनी बिजली वाले ड्रैगन ने 9वें स्तर के मंत्रमुग्ध जानवर की असली शक्ति का प्रदर्शन किया। उसका शरीर तना हुआ था, उसके सिर पर बैंगनी सींग परम वज्र शक्ति के साथ उछल रहे थे, सीधे चू युआन पर हमला कर रहे थे। मुझे मार दोगे? तुम अभी तक वहां नहीं पहुंचे हो। बैंगनी बिजली के ड्रैगन को उस पर हमला करते देख चू युआन की अभिव्यक्ति अत्यंत कठोर थी। धमाका। शाही प्रभुत्व का एक भयानक आरोपण भड़क उठा। चू युआन की सम्राट तलवार के भीतर मानवता का विश्वास चमक उठा, सभी शत्रुओं को परास्त कर दिया और ड्रैगन के सींगों पर भयंकर प्रहार किया। बैंगनी बिजली का ड्रैगन पीड़ा में चिल्लाया, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सबसे तीखे सींग युवा सम्राट दावू के हाथ में अजीब तलवार से कट गए थे। ब्रोक सींगों से एक अस्पष्ट क्रिस्टल धुंध रिस रही थी। ये ड्रैगन के जीवन की महत्वपूर्ण ऊर्जा थी। मार डालो। लू कियानफू ने अवसर का लाभ उठाया। 30,000 सैनिकों की ताकत ने एक साथ बैंगनी बिजली के ड्रैगन पर बमबारी की और अधिक चोटें पहुंचाईं और खून और मांस बिखेर दिया। नहीं, मैं एक शक्तिशाली मंत्रमुग्ध जानवर हूं। मैं यहां कैसे मर सकता हूं? बैंगनी बिजली का ड्रैगन डर गया। खा जाओ। चू युआन के आदेश पर कुछ छलांगों ने उसे बैंगनी बिजली के ड्रैगन के विशाल सिर पर उतारा। महान भक्षण तकनीक ने तुरंत ब्रोक सींगों को दबाते हुए काम करना शुरू कर दिया और एक झटके में उसने बहुत अधिक मात्रा में महत्वपूर्ण ऊर्जा को निगल लिया। बैंगनी बिजली का ड्रैगन सांप की तरह लड़खड़ा गया, अपने सिर पर घुसपैठिए को हिलाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि चू युआन की हथेली मजबूती से उससे चिपकी हुई थी। बैंगनी बिजली के ड्रैगन की दहाड़ उन्मादपूर्ण थी, लेकिन इसकी चीख केवल 1 दर्जन सांसों तक ही चली, क्योंकि इसका विशाल शरीर सिकुड़ने लगा और अंत में इसकी चीखें अचानक बंद हो गईं। कई लाख लोगों ने देखा, क्योंकि बैंगनी बिजली का ड्रैगन एक ड्रैगन की खाल में बदल गया था, जिसका मांस और खून कहीं नहीं था। मूल आत्मा क्षेत्र स्तर 6। इतने सारे दिव्य मोहक जानवरों को निगलने और बैंगनी बिजली के ड्रैगन की सारी जीवन शक्ति को निगलने के बाद चू युआन ने आखिरकार खुद को मूल आत्मा क्षेत्र के 6ठे स्तर पर पहुंचा दिया। ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। चू युआन ने चुपचाप आह भरी। डिंग, मेजबान ने विकल्प 2 हासिल कर लिया है, 100 डेस्टिनी पॉइंट प्राप्त किए हैं। डेस्टिनी लेवल 1 0% पूरा की तोप के लिए 1 खाका। वर्तमान प्रगति 60%।
भाग्य की तोप के 60% पूर्ण होने के साथ चू युआन पहले से ही सिस्टम स्पेस में एक विशाल तोप का आकार देख सकता है। हालांकि अधूरा, वह इसकी भयावह शक्ति को देख सकता है जो सब कुछ नष्ट करने में सक्षम है। डिंग, मेजबान ने एक गुप्त विकल्प पूरा कर लिया है, लूट को लेने के लिए नेता को पकड़ लिया है। आपने यादृच्छिक ड्रॉ में एक मौका अर्जित किया है। यादृच्छिक ड्रॉ के लिए एक और मौका। चू युआन प्रसन्न था। अगर उसने बस होंग्यू की सलाह सुनी होती और सुरक्षित खेला होता तो उसे यादृच्छिक ड्रॉ में मौका नहीं मिलता। सम्राट अमर रहे, सम्राट अमर रहे। इस बीच सैकड़ों हजारों सैनिक उत्साह से चिल्ला रहे थे, उनका खून उत्तेजना से उबल रहा था। अजय चू युआन की छवि अब उनके दिमाग में अंकित हो गई थी, पिछले सम्राट से भी अधिक गहरी। जाओ जाओ जाओ, दाव के सम्राट ने ईश्वरीय बैंगनी बिजली ड्रैगन को मार दिया है। अगर हम अभी नहीं गए तो हम भी यहीं मर जाएंगे। वह बहुत अधिक भयानक है, चूई की तुलना में एक उल्लेखनीय सुधार। बैंगनी बिजली ड्रैगन की क्रूर मृत्यु को देखने वाले दिव्य मोहक जानवर अपनी बुद्धि से डर गए। भगदड़ में जानवरों ने उनकी आज्ञाओं की अनदेखी की, भाग गए और सभी दिशाओं में बिखर गए। 4 जानवरों के दस्ते, जानवरों का शिकार करो। होंग्यू की आंखों में भी गहरा डर झलक रहा था। उसे ये भी उम्मीद नहीं थी कि चू युआन बैंगनी बिजली ड्रैगन को मारने के लिए दिव्य योद्धाओं का नेतृत्व कर सकता है। अगर वह खुद निषिद्ध सेना की कमान संभालता तो यह एक कठिन जीत होती। इस समय तक जानवर भगदड़ जवाबी हमला नहीं कर सकती थी, इसलिए 4 सैन्य शिविरों ने अपना शिकार शुरू कर दिया। अब जानवरों को मारने और उन्हें खत्म करने का समय था। इस तरह एक खतरनाक भगदड़ शांत हो गई। बैंगनी बिजली के ड्रैगन के सींगों को राजकुमारी चेक्सी के लिए तलवार में बदलो और उसकी खाल से कवच बनाओ। चू युआन ने निर्देश दिया। दिव्य 9वें स्तर के मोहित जानवर की सामग्री दिव्य स्तर के जादुई खजाने को गढ़ने के लिए उत्कृष्ट थी। चूंकि उसे खुद उनकी जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने उन्हें राजकुमारी चेक्सी को देने का फैसला किया। प्यारे राजकुमार, नागरिक और सैन्य अधिकारियों की भूमि पर लौटने पर चू युआन ने वेईशा को देखा जो चुपके से भाग जाना चाहता था। उसने ठंडे स्वर में कहा, जाने में जल्दबाजी मत करो। कुछ शब्द हैं जिन पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। मुझे यकीन नहीं है महामहिम, आप मुझसे क्या चर्चा करना चाहेंगे? वेईशा घबराया हुआ दिखाई दिया। उसके सामने खड़ा चू युआन अब वह कमजोर और अप्रभावी युवा सम्राट नहीं था जिसकी उसने कल्पना की थी, बल्कि एक भयानक राष्ट्रपति था जो अपने दिव्य योद्धाओं को बैंगनी बिजली के सर्प को मारने के लिए नेतृत्व करने में सक्षम था। विकल्प 1, वेईशा को मार डालो। शाही सिंहासन की गरिमा किसी भी अपराध को बर्दाश्त नहीं करेगी, नहीं ये किसी को भी पापी इरादों के साथ बने रहने की अनुमति देगी। 0 भाग्य अंक अर्जित करें और दिव्य तोप के निर्माण की प्रगति को 0% तक बढ़ाएं। वर्तमान प्रगति 60% पर है। विकल्प 2, वेईशा को छोड़ दें। ये कार्रवाई राजा वेई को अपमानित करने से बचने और एक ऑपरेशन टकराव को रोकने के लिए काम करती है। 0 भाग्य अंक अर्जित करें और बख्तरबंद उड़ान नाव योजना के निर्माण की प्रगति को 0% तक बढ़ाएं। राजकुमार, मुझे स्पष्ट रूप से यह बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आपने क्या किया है। चू युआन ने वेईशा को देखा उदासीनता से। मैंने पहले महाराज को बचाने की कोशिश करते हुए अनजाने में और भी विशालकाय जानवरों को आकर्षित कर लिया था। यह मेरी गलती थी जिसके लिए मैं मरने का हकदार हूँ। हालांकि ये जानबूझकर नहीं था। मैं महाराज से विनती करता हूँ कि आप इसे समझें। वेईशा पसीने से लथपथ था, चू युआन की गहरी निगाहों के नीचे एक शिकार की तरह महसूस कर रहा था। उसे सजा और हिसाब का डर था। समझो कि तुम मरने के लायक हो। चू युआन ने अपना विकल्प चुना था। वेईशा, मुझे चोट पहुंचाने के लिए विशालकाय जानवरों को लाने की तुम्हारी योजना के लिए दाव के कानूनों के तहत तुम्हें मौत की सजा दी जानी चाहिए। हालांकि ये देखते हुए कि तुम राजा वेई के बेटे हो, मैं तुम्हें सम्मान के साथ मरने का मौका दे रहा हूं जिससे तुम्हारा शरीर पूरा रह सके। क्या महाराज मुझे मारना चाहते हैं? वेईशा ने कभी इसकी उम्मीद नहीं की होगी। वह हताश होकर दहाड़ा, नहीं महाराज, आप मुझे नहीं मार सकते। हालांकि मैंने अपराध किया है, लेकिन इसके लिए मुझे मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए। इसके अलावा मेरे पिता राजा वेई हैं। उनके पास लाखों सैनिक हैं। क्या तुम मुझे धमकाने के लिए राजा वेई का इस्तेमाल कर रहे हो? चू युआन की आंखें ठंडी हो गईं। मेरी हिम्मत नहीं है, वेईशा ने हकलाते हुए कहा। महाराज, भले ही वेईशा ने अपराध किया हो, लेकिन उनके पिता आखिरकार राजा वेई ही हैं, जैसा कि उन्होंने कहा था। वर्तमान अस्थिर स्थिति को देखते हुए उन्हें मारने से कोई फायदा नहीं होगा। इसके बजाय हम उन्हें स्काई जेल में कैद कर सकते हैं ताकि उन्हें अपने कार्यों पर विचार करने के लिए मजबूर किया जा सके। मेरा मानना है कि वेईशा में महामहिम को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं थी। ली यून को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने तुरंत वेईशा की ओर से विनती करना शुरू कर दिया, जबकि प्रधानमंत्री का मानना है कि वेईशा को नहीं मारा जाना चाहिए। चू युआन की आंखें नीची थीं। वह अचानक बोला, वेईशा, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। कैसा मौका? अगर तुम मुझसे बच सकते हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा।
चू युआन ने वेईशा की ओर इशारा किया। यह महाराज का आदेश है। अपना सिर नीचे झुकाए हुए वेईशा ने अचानक दहाड़ते हुए कहा, महाराज का आदेश मुझे लड़ने के लिए मजबूर करता है और इसलिए मुझे लड़ना चाहिए। राजा को मजाक नहीं करना चाहिए। भारी जलाने वाला ताड़का वार। जीवन और मृत्यु के इस क्षण में वेईशा के पास अपनी सबसे मजबूत चाल चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसके हाथ तेजी से आपस में रगड़ने लगे और जलती हुई लपटें निकलने लगीं, जो आसमान से गिरते हुए इंद्रधनुष की तरह लग रही थीं, जो सीधे चू युआन के सिर की ओर बढ़ रही थीं। वेईशा के हमले के बावजूद चू युआन का चेहरा अपरिवर्तित रहा। उसकी दिव्य युद्ध तकनीक के 7वें रूप ने तुरंत वेईशा के हमले को तोड़ दिया। दिव्य क्षमताओं के 7वें स्तर पर होने के बावजूद वह खुद दिव्य आत्मा के 6ठे स्तर पर था, जो दिव्य क्षमताओं के 6ठे स्तर के बराबर था, और उसके पास कई रणनीतियां थीं। उसकी युद्ध तकनीक के 7वें रूप की शानदार चमक ने स्वर्ग को झुलसाने वाली हथेली को तोड़ दिया और एक विशाल हथेली के निशान में बदल गई, जिसने वेईशा पर बमबारी की। अगर तुम मेरी जान लेना चाहते हो तो मैं तुम्हारी ले लूंगा। वेईशा अपनी जान दांव पर लगाकर लड़ रहा था। किसी भी संभावित परिणाम की पूरी तरह से अनदेखी करते हुए उसकी दिव्य आत्मा हिंसक रूप से जल रही थी। उसका चेहरा मुड़ गया क्योंकि उसने एक हताश हमले के लिए अपनी सारी ताकत जुटाई। धमाका। वह तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन चू युआन ने केवल अपनी हथेली फैलाई और अवशोषण की एक अटूट शक्ति प्रकट हुई, जिसने इस भयंकर हमले को आसानी से निष्फल कर दिया। मैं तुम्हें अपने रास्ते पर व्यक्तिगत रूप से ले जाऊंगा। चू युआन ने पलटकर विरोध में हाथ बढ़ाया और वेईशा की गर्दन पकड़ ली। अपने शरीर का उपयोग करते हुए उसने अपनी हताश शक्ति को अवशोषित करने के लिए महान भक्षण तकनीक का प्रदर्शन किया। तुरंत अपने संघर्षरत शरीर को हवा में उठा लिया। बचाओ, मुझे बचाओ, वेईशा ने मदद के लिए पुकारा। प्रधानमंत्री गेराल्ट दावू, मेरे पिता ने तुम्हें। वेईशा सम्राट के खिलाफ साजिश रच रहा है। वह 1000 मौतों का हकदार है। ली यून ने गुस्से में जवाब दिया। क्रैक। वेईशा की गर्दन टूट गई थी। उसकी आत्मा को चू युआन ने सीधे उसके सिर से बाहर निकाला, लापरवाही से एक तरफ फेंक दिया। वफादार और बहादुर मार्क्विस, उसका शरीर राजा वेईवू को लौटा दो। राजा वेईवू के सम्मान में मैंने उनके शरीर को बरकरार रखा है। चू युआन के शब्दों को सुनकर सरकारी अधिकारियों के मुंह के कोनों में कठोरता से हलचल हुई। आदमी के बेटे को मारने के बाद सम्मान के लिए ऐसा कहना कितना दुस्साहस था। उन्हें अचानक यह एहसास हुआ कि यह वर्तमान सम्राट पिछले वाले से कहीं अधिक निर्दयी था। डिंग। मेजबान ने एक विकल्प चुना है, जिसे 1 सौभाग्य बिंदुओं से सम्मानित किया गया है, और हेल्थ शेकिंग तोप के डिजाइन में 20% प्रगति हुई है। वर्तमान प्रगति 80% है। अराजकता। गरीब अजीब विशाल आदमी और पेटू शिविर के नेता 3000 बीस्ट पर्वत श्रृंखला में अभी भी खतरनाक जानवरों के अवशेष हैं। किसी भी समय एक और जानवर की लहर शुरू हो सकती है, जिसके लिए आप चारों को लगातार निगरानी करनी होगी। चू युआन ने कहा, इस बार शाही राजवंश के शिकार में सबसे पहले उभरने वाला व्यक्ति वर्मिलियन बर्ड का कमांडर झू फगफग लगता है। शुरुआती बढ़त के अलावा बैंगनी थंडर फ्लड ड्रैगन से निर्मित हथियार और कवच भी होंगे। मैं जल्द ही उन्हें कमांडर वर्मिलियन बर्ड तक पहुंचाने के लिए निर्माण मंत्रालय से कहूंगा। ये देने के लिए धन्यवाद महामहिम। पुरस्कार की घोषणा के दौरान झू फगफग का चेहरा ठंडा रहा, लेकिन उनके हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया। चू युआन को कोई आपत्ति नहीं थी। जादुई जानवर से निपटने के दौरान अन्य 4 शिविर नेता अभी भी पीछे हटे हुए थे, लेकिन झू फगफग हमेशा लड़ाई में सबसे आगे था, एक तथ्य जो उसने देखा था। अब जब शाही राजवंश का शिकार खत्म हो गया है, तो सभी मंत्री अपने अपने निवास पर लौट सकते हैं। चू युआन ने कहा, हिजड़े वेई शयांग पैलेस के लिए गाड़ी तैयार करो। डिंग। मेजबान ने इवेंट इंपीरियल डायनेस्टी हंट पूरा कर लिया है और 1500 डेस्टिनी पॉइंट्स और एक विशाल स्पिरिट गार्ड प्राप्त किया है। वर्तमान डेस्टिनी पॉइंट्स बेलिस 2700 पॉइंट्स। विशाल स्पिरिट गार्ड असाधारण रूप से शक्तिशाली विशाल स्पिरिट गॉड की प्रतिकृति। एक संरक्षक जो अलौकिक महीन लोहे से निर्मित है, जिस पर अनगिनत शिलालेख अंकित हैं, जो दिव्य क्षेत्र और उससे ऊपर के सभी हमलों से बचाव करने में सक्षम है, लेकिन इसकी आक्रमण शक्ति केवल दिव्य क्षेत्र के पहले स्तर के बराबर है। सिस्टम स्पेस में 3 फीट लंबी टावर जैसी विशालकाय कठपुतली को देखकर चू युआन की अभिव्यक्ति विस्मय से भरी हुई थी। खासकर परिचय देखने के बाद उसका मुंह थोड़ा सा फड़क उठा। दिव्य क्षेत्र के हमलों से बचाव करने में सक्षम, लेकिन हमले की शक्ति केवल दिव्य क्षेत्र के पहले स्तर के बराबर है। यह एक डिप्स गॉड था, लेकिन अटैक घोस्ट उच्च डिप्स वाला एक विशिष्ट टैंक और स्वास्थ्य। हालांकि इसकी आक्रमण शक्ति बहुत दयनीय थी, लेकिन जब तक इसका सही जगह पर उपयोग किया जाता, ये किसी भी भयानक आक्रमण शक्ति वाली चीज से ज्यादा शक्तिशाली हो सकती थी। शयांग महल में वापस लौटो। नपुंसक वेई की ऊंची आवाज के साथ औपचारिक दल शाही महल में लौट आया और 30,000 दिव्य सेना भी लौट आई, जिससे दृश्य अराजकता में बदल गया। हमारा सम्राट वास्तव में बहुत भयानक है। ली यून ने गहरी सांस ली, कुछ हद तक आशंकित।
मैंने पहले सोचा था कि वह सिर्फ एक बच्चा है, मेरे हाथों में नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन वह मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक है, पिछले सम्राट से भी ज्यादा डरावना। हालांकि अब जब योजना इस चरण पर पहुंच गई है तो पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन वेईश की हत्या उसकी सबसे बड़ी गलती थी। शांगगुआन किंग्युन ने ठंडे स्वर में कहा, राजा वेई वो पहले ही दैवीय क्षेत्र में आधा कदम आगे बढ़ा चुके हैं। इतनी शक्ति के साथ वह पहले से ही एक शाही राजवंश की स्थापना करने में सक्षम हैं। अपने बेटे की हत्या करने के बाद क्या राजा वू वेई उसे जाने देंगे? युद्ध शुरू करने के लिए यह एकदम सही बहाना है। एक तीर कभी अपने धनुष पर वापस नहीं आता। इस समय हमें और अधिक सतर्क रहना चाहिए, ली यून ने कहा। मुझे पता है, मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि एक सम्राट जो केवल कुछ महीनों के लिए सिंहासन पर चढ़ा है, इस भारी ज्वार को रोक सकता है। शांगगुआन किंग्युन का चेहरा कुछ हद तक उग्र हो गया। हम उसे और समय नहीं दे सकते। दिव्य यांग महल, एक विशाल और मजबूत विशालकाय आत्मा रक्षक कोने में चुपचाप खड़ा था। हालांकि इसकी आक्रामक क्षमताएं भूत स्तर से परे थीं, लेकिन इसकी रक्षा दिव्य स्तर की थी। ये सबसे उपयुक्त रक्षक के रूप में कार्य करता था। इसके अलावा विशालकाय आत्मा रक्षक के पास एक अनोखी क्षमता थी, आत्मा हस्तांतरण। खतरे के समय मेजबान की आत्मा विशाल स्पिरिट गार्ड के भीतर निवास कर सकती थी और मौत को धोखा देने के लिए उसके साथ स्थान बदल सकती थी। हालांकि इसका उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता था। एक बार उपयोग करने के बाद विशाल स्पिरिट गार्ड अक्षम हो जाएगा। लॉटरी शुरू करें। चू युआन ने चल रही उथल पुथल को अनदेखा किया और इसके बजाय एक यादृच्छिक लूट ड्रॉ शुरू किया। उसके पिछले 2 लूट ड्रॉ ने उसे महान निगलने की तकनीक और एक बार सीखने का टोक दिया था। उसने सोचा कि इस बार ये लॉटरी उसे क्या सौभाग्य लाएगी। लॉटरी पॉइंटर को घूमते हुए देखकर चू युआन को घबराहट की लहर महसूस हुई। वह जानता था कि यादृच्छिक लॉटरी पुरस्कार प्राप्त करना डेस्टिनी पॉइंट प्राप्त करने से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण था। डिंग, यादृच्छिक लूट ड्रॉ के माध्यम से 3000 फीस्ट टॉवर प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। 3000 फीस्ट टॉवर अनरैंक्ड सैनिकों को परिष्कृत करने के लिए इनसिट राजवंश द्वारा उपयोग किया जाता है। जो लोग अपनी आत्मा और शरीर पर अत्यधिक दबाव का सामना करेंगे और एक बार जब वे इसे सहन नहीं कर पाएंगे तो उन्हें स्वचालित रूप से टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। टॉवर को 9 स्तरों में विभाजित किया गया है, जिसमें प्रत्येक मंजिल पर शोधन तीव्रता बढ़ती है। चू युआन को इस लॉटरी ड्रॉ से 30,000 भयंकर टॉवर मिला। हालांकि इसका उसकी शक्ति को मजबूत करने पर कोई तत्काल प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन इसका उपयोग उसकी शक्तियों को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता था। इससे पहले उसके दिव्य मार्शल ट्रूप्स ने थंडरबोल्ट विंग जियाओ को हराने और मारने में कामयाबी हासिल की थी, जिसमें 9 दिव्य क्षमताएं थीं। चू युआन ने एक बड़ी बटालियन की ताकत को पहचाना और निराश नहीं हुआ। सिस्टम स्पेस में उसने एक विशाल प्राचीन पत्थर का टॉवर देखा। पत्थर के टॉवर के बगल में एक भव्य तोप खड़ी थी जो एक वास्तविक प्रक्षेपण के रूप में मौजूद थी, लेकिन अभी भी इसके निर्माण का अंतिम 0% हिस्सा नहीं था। अगर मैं ब्लूप्रिंट का शेष 0% पूरा कर सकता हूं तो मैं दिव्य तोप बना सकता हूं। चू युआन को थोड़ा निराशा महसूस हुई। वह इतना करीब था, फिर भी दिव्य स्तर की खोज बाधित हो गई थी। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि भविष्य की खोज में तोप के बचे हुए ब्लूप्रिंट मिलेंगे या नहीं। इससे उसके अंदर की उथल पुथल और बढ़ गई। होस्ट वांछित ब्लूप्रिंट खरीदने के लिए सिस्टम स्टोर को रिफ्रेश कर सकता है। पहले स्तर की दिव्य तोप बनाने का ब्लूप्रिंट एक प्राथमिक आइटम है और रिफ्रेश की कठिनाई बुनियादी है। सिस्टम ऑपरेशन की आवाज आई। सिस्टम स्टोर ऐसी वस्तुओं को खरीद सकता है, इसलिए स्टोर रिफ्रेश करके वह बना सकता है जिसकी मुझे जरूरत है। सिस्टम ठंडा और रोबोट जैसा लगने के बावजूद चू युआन को अपने दिल में गर्मी का एहसास हुआ। ये संकेत सही समय पर आया। रिफ्रेश, उसे रिफ्रेश करना ही था। हालांकि ब्लूप्रिंट का केवल 80% ही बना था। चू युआन पहले से ही दिव्य तोप की स्टील जैसी ताकत को देख सकता था। अगर वह अपने सैनिकों को इससे लैस करता तो यह युद्ध जीतने वाला हथियार होता जो किसी भी शहर की दीवार को ध्वस्त करने में सक्षम होता। उसने 100 डेस्टिनी पॉइंट गिरा दिए, लेकिन उसे रिफ्रेश नहीं किया। उसने लगातार 5 बार रिफ्रेश किया, लेकिन दिव्य तोप के ब्लूप्रिंट को रिफ्रेश करने में विफल रहा। हालांकि प्रथम स्तरीय दिव्य तोप का ब्लूप्रिंट एक प्राथमिक आइटम है, सिस्टम स्टोर में अनगिनत प्राथमिक आइटम है, सिस्टम ने समझाया। रिफ्रेश करना जारी रखें। उसने इसे एक बार भी रिफ्रेश नहीं किया और चू युआन का धैर्य बढ़ता गया। निर्माण प्रगति के केवल अंतिम चरण को असंतुलित देखकर वह अपने जुनूनी बाध्यकारी स्वभाव के कारण बहुत असहज महसूस कर रहा था। डिंग, होस्ट ने सिस्टम स्टोर को रिफ्रेश करने पर 100 डेस्टिनी पॉइंट खर्च किए हैं। चू युआन ने ऐसी सूचनाएं 3 बार सुनी। 8 प्रयास के बाद उसने आखिरकार स्टोर के निचले भाग में ब्लूप्रिंट का एक छोटा सा टुकड़ा देखा, बिल्कुल वही अंतिम 0% जिसकी उसे आवश्यकता थी। उसका हाथ थोड़ा कांप उठा, लगभग फिर से रिफ्रेश बटन दबाने लगा।
दिव्य तोप स्तर एक ब्लूप्रिंट प्रगति 0%। इनसिट राजवंश द्वारा तैयार किया गया एक युद्ध हथियार। मोचन के लिए 0-0 भाग्य बिंदुओं की आवश्यकता है। इतना महंगा? चू युआन ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। टी बार रिफ्रेश करने और 1000 भाग्य बिंदुओं को फैलाने के बाद उसके पास 700 अंक बचे थे। इसे एक्सचेंज करें। डिंग, मेजबान ने 1000 भाग्य बिंदुओं को फैलाया है और दिव्य तोप स्तर एक ब्लूप्रिंट प्रगति 0% प्राप्त की है। दिव्य तोप स्तर एक ब्लूप्रिंट प्रगति 0% है। क्या आप इसे तुरंत संयोजित करना चाहते हैं? सिस्टम ने झट से कहा। तुरंत संयोजित करें, चू युआन ने आदेश दिया। दिव्य तोप स्तर एक ब्लूप्रिंट सफलतापूर्वक संयोजित हो गया है। मेजबान सिस्टम स्पेस में जांच कर सकता है, सिस्टम ने जवाब दिया। मुझे आश्चर्य है कि दिव्य तोप को कैसे तैयार किया जाना चाहिए। चू युआन ने ब्लूप्रिंट खोला और तुरंत ही बहुत सारी जानकारी सामने आ गई। दिव्य तोप स्तर 1। सामग्री 0,000 कैटी परिष्कृत स्टील, 10,000 कैटी 100 फ्यूज्ड स्टील, 0,0 कैटी 1000 फ्यूज्ड स्टील, 1 कैटी उल्कापिन फाइन गोल्ड। नोट: यदि पर्याप्त सामग्री एकत्र की जाती है और ब्लूप्रिंट में रखी जाती है तो दिव्य तोप स्वचालित रूप से तैयार की जा सकती है। इतने परिष्कृत स्टील की आवश्यकता है। चू युआन अच्छी तरह से जानता था, परिष्कृत स्टील साधारण शुद्ध लोहे को परिष्कृत करके बनाया गया था। 100 फ्यूज्ड स्टील को 100 बार शुद्धिकरण की आवश्यकता होती है, 1000 फ्यूज्ड स्टील को 1000 बार की आवश्यकता होती है, और हालांकि उल्कापिन फाइन गोल्ड की सीमित मात्रा में ही आवश्यकता होती है। ये गिरते सितारों के दिल में पाया जाने वाला एक मुख्य खजाना था और बेहद कीमती था। उल्कापिन फाइन गोल्ड को छोड़कर बाकी को दुर्लभ नहीं माना जाता था, लेकिन आवश्यक मात्रा चौंका देने वाली थी। हालांकि भारी मात्रा में स्टील की आवश्यकता होती है, सौभाग्य से इसे फोर्जिंग मास्टर द्वारा हस्तनिर्मित करने की आवश्यकता नहीं है। टिप्पणी देखने के बाद चू युआन का चेहरा थोड़ा चमक उठा। जैसे ही चू युआन सिस्टम स्टोव बंद करने वाला था, उसने दिव्य तोप के ब्लूप्रिंट के बगल में एक भव्य लोहे से बना युद्धपोत देखा जो बहुत ही प्रभावशाली लग रहा था। बख्तरबंद उड़ने वाली नाव लेवल 1 ब्लूप्रिंट। इनसिट राजवंश द्वारा सैनिकों को ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली, उड़ने और नौकायन करने में सक्षम। इसका शरीर दिव्य तोप के प्रहार का प्रतिरोध कर सकता है और इसके बदले में 5000 डेस्टिनी पॉइंट की आवश्यकता होती है। 5000 डेस्टिनी पॉइंट? चू युआन ने अपना सिर हिलाया। मेरे पास अब इतने डेस्टिनी पॉइंट नहीं हैं, लेकिन सिस्टम स्टोव में इस पेज को बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यूनुचवेई, निर्माण मंत्रालय को आदेश दें कि वे मेरे द्वारा आवश्यक वस्तुओं को रॉयल पैलेस में भेज दें, चू युआन ने आदेश दिया। हाँ, महामहिम। यूनुचवेई ने आज्ञाकारितापूर्वक आदेश स्वीकार कर लिया। आदेश में सामग्री सूची को देखने के बाद यूनुचवेई के मुंह का कोना फड़क उठा। उसे आश्चर्य हुआ कि सम्राट क्या सही कर रहा था। उसने पहले इतनी सारी औषधीय सामग्री मांगी थी और अब उसे इतने सारे परिष्कृत स्टील की आवश्यकता थी। क्या उसने कीमिया और आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग में महारत हासिल करने की योजना बनाई थी? हालांकि वह हैरान था, लेकिन उसने अपने आदेशों को निष्पादित करने में देरी नहीं की। लगभग 2 घंटे बाद रॉयल पैलेस में बड़ी संख्या में स्टील सामग्री पहुंचाई गई। इन संसाधनों को देखकर चू युआन ने अपना हाथ हिलाया और वे सभी सिस्टम स्पेस में गायब हो गए। दिव्य तोप का शिल्प तेजी से हुआ। 1 घंटे से भी कम समय में चू युआन के सामने एक विशाल लोहे का जानवर दिखाई दिया। तोप 100 मीटर चौड़ी थी और बैरल 100 मीटर से अधिक लंबी थी। दिव्य तोप पूरी तरह से काली थी और धूप के प्रतिबिंब के नीचे एक गंभीर जानलेवा आभा उत्सर्जित करती थी। इस तोप को केवल एक ही तरीके से लोड किया जा सकता था, यानी जादुई क्रिस्टल नसों से निकाले गए शुद्ध क्रिस्टल का उपयोग करके। दिव्य तोप स्तर 1, जिसकी रेंज 100 ली के भीतर है और सबसे महत्वपूर्ण विनाशकारी शक्ति 50 ली के भीतर है। मैं रॉयल पैलेस के अंदर दिव्य तोप की शक्ति का परीक्षण नहीं कर सकता। ठीक है, मैं 3000 फील्ड टॉवर को दिव्य मार्शल कैंप में भी ले जाने की योजना बना रहा था। मैं सैनिकों को वहां और अधिक परिष्कृत होने दे सकता हूं, चू युआन ने सोचा, तुरंत तोप लॉन्च करने के लिए उत्सुक। जब वह जाने वाला था तो उसने नपुंसक वेई से कहा, निर्माण मंत्रालय को आदेश दें कि वह मुझे जितना संभव हो उतना परिष्कृत स्टील ला कर दे। अगर लोहारों की कमी है तो उन्हें देश भर में इकट्ठा करें। जाओ। दिव्य मार्शल कैंप। मार्क्विस झोंगयोंग, यहाँ एक बढ़िया वस्तु है जो मैं लाया हूँ, चलो यहाँ इसकी शक्ति का परीक्षण करते हैं। चू युआन रॉयल पैलेस से निकलकर सीधे दिव्य मार्शल कैंप में आया, लू कियानफू को बुलाया। ओह, महामहिम ने क्या खजाना लाया है? मार्क्विस ने जिज्ञासा से पूछा। ये वस्तु है। चू युआन के हाथ की एक लहर के साथ एक भयावह और जानलेवा दिव्य मार्शल तोप गड़गड़ाहट के साथ प्रकट हुई। क्या ये दिव्य तोप है? लू कियानफू ने इसे बारीकी से जांचा और कहा, लेकिन यह निषिद्ध सेना को सौंपी गई तोपों से अलग है। थूथन कई गुना लंबा है, एक भयानक जानवर की तरह दिखता है। मैं एक भयावह जानलेवा इंक देख सकता हूँ। चलो इसकी शक्ति का परीक्षण करते हैं। चू युआन ने तोप के लक्ष्य को समायोजित किया और इसे मुट्ठी के आकार के रत्न से भर दिया।
इस प्रकार के रत्न, जिसे मैना क्रिस्टल के रूप में जाना जाता है, मैना वेन खानों से खनन किया जाता है और इसके भीतर एक शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत होता है। एक पल में चू युआन के संचालन के तहत दिव्य मार्शल तोप ने एक छोटी पहाड़ी पर निशाना साधा, जो लगभग कई दर्जन फीट दूर थी। बूम! तोप के थूथन में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा जमा हो गई, और जैसे ही चू युआन ने ट्रिगर दबाया, पानी की टंकी जितनी मोटी रोशनी की एक चमकदार किरण फूट पड़ी। परिणामी विस्फोट ने धरती को बुरी तरह हिला दिया, जिससे अंगूठे जितनी चौड़ी दरारें बन गईं। दूर की छोटी पहाड़ी पूरी तरह से ढह गई थी, जिसमें बड़ी बड़ी चट्टानें गिर रही थीं। कितनी भयानक शक्ति! लू कियानफू ने चौंक कर कहा, मेरा अनुमान है कि यह निषिद्ध सेना की दिव्य तोपों से कम 1 गुना अधिक शक्तिशाली है। वास्तव में यह असली दिव्य तोप है। इसे मैंने एक प्राचीन तोप के डिजाइन के आधार पर बनाया था। हालांकि यह बहुत शक्तिशाली है, लेकिन यह 1 गुना अधिक मैना क्रिस्टल भी खपत करती है। चू युआन ने ट्रिगर दबाया और अंदर का मैना क्रिस्टल पाउडर में बदल गया। मार्क्विस झोंगयोंग, आपको क्या लगता है? भयानक! ये निस्संदेह युद्ध का हथियार है। अगर इसे युद्ध के मैदान में ले जाया जाए तो मजबूत किलेबंदी निश्चित रूप से इसका सामना नहीं कर पाएगी। लू कियानफू ने यह नहीं पूछा कि चू युआन को यह तोप कैसे मिली, इसके बजाय उसने पूछा, महाराज, हमारे पास ऐसी कितनी तोपें हैं? हमारे पास अभी केवल एक ही है, चू युआन ने खेद व्यक्त करते हुए कहा। हालांकि मेरे पास इन तोपों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की क्षमता है, दुर्भाग्य से आवश्यक सामग्री बहुत अधिक है। दावू की वर्तमान राष्ट्रीय शक्ति का लाभ उठाना बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। महाराज को किन सामग्रियों की आवश्यकता है? लू कियानफू ने उत्सुकता से पूछा। चू युआन ने सामग्रियों की सूची बनाना समाप्त कर दिया। लू कियानफू का मुंह खुला रह गया। बढ़िया स्टील का प्रबंधन करना आसान है। निर्माण मंत्रालय पूरी ताकत से काम कर सकता है और काफी कुछ गला सकता है, लेकिन उल्कापिंड के महीन सोने को शामिल करना एक समस्या है। दावू के पास ये बहुत नहीं है, और इससे भरे हथियार दिव्य यंत्र बन जाते हैं। इससे लगता है कि उल्कापिंड के महीन सोने के बिना तोप का शरीर ऐसी शक्ति का सामना करने में असमर्थ होगा। उसने भौहें सिकोड़ी और अचानक कहा, महाराज, मुझे पता है कि उल्कापिंड के महीन सोने को कहाँ से खरीदा जा सकता है। अनंत व्यापार निगम के पास यह है। अनंत व्यापार निगम? चू युआन ने सोचा, मैंने इस निगम के बारे में पहले भी सुना है। इनका कारोबार कई देशों में फैला हुआ है। राज्य के खजाने में शायद 100 पाउंड उल्कापिंड का बढ़िया सोना है, जिससे 100 दिव्य तोपें बनाई जा सकती हैं। मेरी न्यूनतम आवश्यकता 1000 तोपें हैं। मैं यूनुच वेई से सामग्री खरीदने के लिए अनंत व्यापार निगम से संपर्क करवाऊंगा। इसके अलावा मैं आज कुछ और लाया हूँ। अपनी चौड़ी आस्तीन लहराते हुए चू युआन ने शिविर के अंदर 100 फुट ऊंचा पत्थर का टॉवर पहना हुआ था। यह क्या है? लू कियानफू ने उत्सुकता से पूछा। इसे हैवी टॉवर के नाम से जाना जाता है। एंसिट राजवंश ने इसका इस्तेमाल अपने सैनिकों के भौतिक शरीर और मूल आत्माओं को निखारने के लिए किया था, चू युआन ने समझाया। एंसिट राजवंश का एक और अवशेष? इस खबर ने लू कियानफू को चौंका दिया। उसने अनुमान लगाया कि चू युआन ने एंसिट राजवंश के खजाने तक पहुंच प्राप्त कर ली होगी। यही वजह है कि वह इतनी सारी विचित्र वस्तुएं निकाल सकता था। सैनिकों को प्रशिक्षण के लिए बुलाओ। चू युआन ने अपनी पूरी सेना को एक साथ बुलाया। हा, महाराज, क्या ये वान जून टॉवर है? मुझे, ली डांगक्सियन को, इसे आजमाने का पहला मौका दें। दिव्य मार्शल आर्मी के कमांडर ली डांगक्सियन ने नेतृत्व संभाला। वह तुरंत वान जून टॉवर में घुस गया। वान जून टॉवर में रोशनी मंद थी, जैसे कोई प्राचीन और उजाड़ भूमि हो जो खाली जगहों से भरी हो, जो बाहर से बहुत बड़ी थी। प्रत्येक मंजिल पर प्रशिक्षण के लिए हजारों सैनिकों को समायोजित किया जा सकता था। वह सीधे दूसरी मंजिल पर गया। एक भयानक दबाव उस पर आया, जैसे एक तूफान, मानो वह अपनी पीठ पर एक पहाड़ ले जा रहा हो। न केवल उसका भौतिक शरीर प्रभावित हुआ, बल्कि उसकी आत्मा भी प्रताड़ित हुई। बहुत क्रूर। केवल 1 दर्जन सांसों के बाद ली डांगक्सियन को वान जून टॉवर से बाहर उड़ा दिया गया। उसका शरीर ऑपरेशन के घावों से भरा हुआ था और वह अभी भी डरा हुआ था। यह भयानक है। मुझे लगा कि मेरी आत्मा टूटने के कगार पर है। ऐसा लगा जैसे अनगिनत मुट्ठियां मेरे सिर पर हमला कर रही हैं, फिर भी मैं बच नहीं पा रहा था। ओह, तुमने दूसरी मंजिल पर भी इतनी मेहनत की। लू कियानफू इसे आजमाने के लिए उत्सुक दिखाई दिया। मुझे कोशिश करने दो। लू कियानफू ली डांगक्सियन जितना लापरवाह नहीं था। उसने पहली मंजिल पर कदम रखा, वहां की शक्ति का अभ्यस्त हुआ और फिर दूसरी मंजिल पर चला गया। दूसरी मंजिल पर दबाव वास्तव में बहुत ज्यादा था, लेकिन लू कियानफू फिर भी कुछ ही मिनटों के बाद तीसरी मंजिल पर कदम रखने में कामयाब रहा। लगभग 1 मिनट के बाद लू कियानफू अपनी मर्जी से बाहर आया, इसलिए नहीं कि उसे उड़ा दिया गया था। उसने धीरे से गहरी सांस ली और कहा, वास्तव में ये भयावह है। तीसरी मंजिल पर मैं संभवतः विस्फोट से बाहर निकलने से पहले केवल 3 मिनट तक ही टिक सकता था। मेरा अनुमान है कि केवल 8 स्तर पर दिव्य क्षमता वाले लोग ही तीसरी मंजिल पर स्थिर रह सकते हैं।
जहां तक चौथी मंजिल की बात है, जब तक कि किसी के पास आधा चरण दिव्य क्षेत्र शक्ति न हो। वह इस बात से भी हैरान था कि चू युआन इतनी भयानक वस्तु लेकर आया था। जबकि दबाव बहुत अधिक था, लू कियानफू ने भी इसके साथ आने वाले लाभों को महसूस किया। उसकी आत्मा और शरीर अधिक मजबूती से बंधे हुए थे, परिष्कृत स्टील की तरह, अशुद्धियों को दूर करते हुए। तुम्हें पता होना चाहिए कि इस तरह का खजाना जो बड़ी सेनाओं को प्रशिक्षित कर सकता है, भले ही यह प्रत्येक सैनिक की शक्ति को थोड़ा बढ़ा सके, सेना पर समग्र प्रभाव बहुत अधिक है। तो ये वान जून टॉवर दिव्य मार्शल आर्मी के लिए काफी फायदेमंद है। चू युआन संतुष्ट था और उसने कहा, जॉर्जिया ड्यूक, मैं वान जून टॉवर को यहीं छोड़ दूंगा। मूल रूप से पहली मंजिल पर चढ़ने के लिए मूल आत्मा क्षेत्र की शक्ति की आवश्यकता थी, लेकिन सावधानी और क्रमिक अनुकूलन के साथ आप लोग प्रबंधन कर सकते हैं। मुझे डर नहीं है कि आप घायल हो जाएं क्योंकि मेरे पास यहाँ कई उपचार दवाएं हैं। मैंने सुना है कि एंसिट राजवंश में सबसे साधारण सैनिक सभी मूल आत्मा क्षेत्र में थे। अब ये सच लगता है। केवल दिव्य क्षेत्र में रहने वाले ही दूसरी मंजिल पर कदम रख सकते हैं। तीसरी मंजिल पर केवल दिव्य क्षेत्र में रहने वाले ही रह सकते हैं। जहां तक पांचवी मंजिल की बात है, मुझे लगता है कि केवल वे ही जा सकते हैं जिनके पास दिव्य क्षेत्र में झांकने की शक्ति है। लू कियानफू को अभिलेखों में मौजूद एंसिट राजवंश के लिए गहरा डर महसूस हुआ। यहां वान जून टॉवर छोड़ने के बाद ली डांगक्सियन ने जल्दी से साधारण सैनिकों को संगठित किया। चू युआन ने कोई और ध्यान नहीं दिया और लू कियानफू के साथ किनारे पर चला गया। महाराज, कुछ ऐसा है जिसके बारे में मुझे यकीन नहीं है कि मुझे कहना चाहिए या नहीं। लू कियानफू ने गंभीरता से कहा, महाराज ने इस बार वेईशा को मार दिया, जिससे राजा वेईवू को विद्रोह करने का एक कारण मिल गया। अराजकता का फायदा उठाकर वह निश्चित रूप से अपने बेटे का बदला लेने की आड़ में युद्ध शुरू कर देगा। मुझे राजा वेईवू के बारे में कुछ समझ है। वह महत्वाकांक्षी और बहुत ही दुष्ट है। कई साल पहले वह पहले से ही दिव्य क्षमताओं के स्तर तक पहुंच चुका था। ये भी कहा जाता है कि वह पहले से ही दिव्य क्षेत्र में झांकने में आधा कदम आगे बढ़ चुका है। यह एक देश के राजा की शक्ति है। सम्राट दाव लापरवाही से काम करने और दाव में अराजकता पैदा करने से डरते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें जाने दिया। अप्रत्याशित रूप से सम्राट दाव अपने चरम पर मर गए, एक छिपा हुआ खतरा छोड़ गए। राजा वेईवू जैसे जागीरदार जो निश्चित रूप से अराजकता पैदा करेंगे, उनसे निपटा जाना चाहिए। मैं ये सब जानता हूँ। मैंने उन्हें सेना तैनात करने का बहाना दिया। चू युआन ने व्यंग्य किया, जॉर्जिया ड्यूक को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका वर्तमान कार्य सैनिकों को प्रशिक्षित करना और अधिक दिव्य मार्शल गार्ड की भर्ती करना है। मैं जल्द ही दक्षिण अभियान शुरू करूंगा। हमले की प्रतीक्षा करने के बजाय हमें युद्ध पर नियंत्रण करने की पहल करनी चाहिए। चून की महामुहिम ने तैयारी कर ली है, इसलिए मैं निश्चिंत रहूंगा। लू कियानफू ने सिर हिलाया। युद्ध तो होना ही है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस महत्वपूर्ण युद्ध की शुरुआत कौन करता है। ये निर्णय केवल मैं ही ले सकता हूँ। लू कियानफू को निर्देश देने के बाद चू युआन शाही महल में वापस आ गया। हालांकि शांग महल में लौटने के बाद उसने पाया कि वहां एक और व्यक्ति था, राजकुमारी चक्सी चू शियाओनियांग। ऐसा लग रहा था कि वह उसका इंतजार कर रही थी। शांग महल के अंदर राजकुमारी चशी प्रतीक्षा कर रही थी। हालांकि चू शियाओनियांग ने आज राजकुमारी की पोशाक नहीं पहनी थी। इसके बजाय उसने अपने बाल बांध रखे थे और पुरुषों के कपड़े पहने हुए थे, जो एक सुंदर और सुंदर युवा रईस की तरह दिख रही थी। चशी, तुम इस तरह के कपड़े पहने हुए हो, क्या तुम महल छोड़ने की योजना बना रही हो? चशी को देखकर चू युआन हंसा। हालांकि शाही जीवन क्रूर हो सकता है और एक साधारण परिवार की तुलना में पारिवारिक स्नेह की कमी होती है, चू युआन के एक बेटे और 3 बेटियों के परिवार में सत्ता संघर्ष नहीं था जो ठंडे अलगाव की ओर ले जाता। इसलिए वे एक दूसरे के प्रति कुछ हद तक गर्मजोशी से भरे थे। इसके अलावा सबसे बड़ी और दूसरी राजकुमारियां दोनों पहले ही शाही राजवंश छोड़ चुकी थीं। केवल चू युआन और राजकुमारी चशी राजधानी में रह गईं। शाही भाई, आप आखिरकार वापस आ गए, चू शियाओनियांग ने उत्साह से कहा। शाही भाई, आप वाकई बुद्धिमान हैं। मैं वास्तव में महल छोड़ना चाहता हूँ। मेरे गुरु ने कहा है कि मेरे मार्शल आर्ट कौशल में बहुत सुधार हुआ है और उन्होंने मुझे 1 दिन की छुट्टी दी है। शाही भाई, क्या महल के अंदर रहने या दिव्य मार्शल कैंप में जाने की तुलना में अपनी बहन के साथ महल के बाहर जाना अधिक दिलचस्प नहीं होगा? चू शियाओनियांग के गुरु जू फगफग थे। ओह, चशी कहाँ जाना चाहती है? चू युआन ने थोड़ा उत्तर दिया, क्योंकि इस तरह के कपड़े पहनने से संकेत मिलता था कि वह महल से बाहर जा रही है। मेरे गुरु ने म्याओइन हाउस के लिए 2 निमंत्रण प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की। पवित्र महिला मूरो आज प्रेस्ट होगी। मैंने सुना है कि पवित्र महिला एक देवी की तरह सुंदर है और मैं उसके बारे में बहुत उत्सुक हूँ। इसलिए मैं शाही भाई को इस पवित्र महिला को देखने के लिए मेरे साथ आमंत्रित करना चाहता था। चू शियाओनियांग के हाथ में 2 सोने के निमंत्रण दिखाई दिए, जिन पर 3 अक्षर म्याओइन हाउस प्रभावशाली ढंग से लिखे हुए थे।
म्याओइन हाउस। चू युआन को याद आया कि म्याओइन हाउस इंपीरियल सिटी में स्थापित एक अनोखी शक्ति थी, जहां अक्सर कुलीन और प्रभावशाली परिवार आते थे जो विद्वानों की खोज और अवकाश के लिए वहां आते थे। यह एक बहुत ही परिष्कृत स्थान था। म्याओइन हाउस के बारे में सबसे आकर्षक बात यह थी कि अंदर की सुंदरता बाहर से बढ़कर थी, खासकर उनकी पवित्र महिला। हर 3 साल में पवित्र महिला को बदल दिया जाता था। मूरो नाम की यह पवित्र महिला जो इस साल इंपीरियल सिटी में आई थी, उसने कई युवा कुलीनों को म्याओइन हाउस में शामिल होने के लिए अपनी किस्मत आजमाने के लिए प्रेरित किया था। विकल्प 1, राजकुमारी चेक्सी के निमंत्रण को अस्वीकार करें, महल में रहें, गॉड मशीन तोप बनाएं, एक सौभाग्य अन्न प्राप्त करें। विकल्प 2, वेश बदलकर निजी यात्रा करें, महल छोड़ दें और म्याओइन हाउस जाएं, एक सौभाग्य अन्न प्राप्त करें। चूंकि मेरी बहन की इतनी परिष्कृत रुचि है, इसलिए मैं एक भाई के रूप में उसे निराश कैसे कर सकता हूँ। एक पल रुको, मैं अपने कपड़े बदलूंगा और ये देखने के लिए तुम्हारे साथ म्याओइन हाउस जाऊंगा कि क्या यह म्यूरो वास्तव में एक देवी की तरह है। चू युआन अपने कपड़े बदलने के लिए मुड़ा। डिंग, मेजबान ने विकल्प 2 चुना, एक सौभाग्य अन्न प्राप्त करें। कट डेस्टिनी पॉइंट बैलेंस 800 अंक। पृथ्वी पर एक सम्राट के लिए महल को गुप्त रूप से छोड़ना अविश्वसनीय रूप से परेशानी भरा होगा, क्योंकि कई विशेषज्ञों को सुरक्षा के लिए उसके साथ जाना होगा। हालांकि एक ऐसी दुनिया में जहां अभ्यासी मौजूद हैं, चू युआन को इसकी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वह खुद एक बेहद कुशल मार्शल कलाकार है। शाही शहर, हलचल और शोर। चौड़ी सड़कें आम लोगों और व्यापारियों से भरी हुई थीं। सितंबर तक दावू के इलाके में हल्की ठंड पड़ गई थी, लेकिन शहर के निवासी अभी भी साधारण कपड़े पहने हुए थे। दावू ने मार्शल आर्ट को बढ़ावा दिया, जबकि आम नागरिकों में भी खेती की अवस्था थी। कितना जीवंत! जैसे ही चू शियाओनियांग ने शाही महल छोड़ा और हलचल भरी सड़कों को देखा, उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं और वह विभिन्न दुकानों के सामने रुक गई। दावू ने मार्शल आर्ट को बढ़ावा दिया और लोग विभिन्न अजीबोगरीब कौशल के साथ खुले विचारों वाले थे, जो सभी प्रकार के गहने बना सकते थे। वास्तव में ये जीवंत है। हालांकि चू युआन पार करने के बाद काफी समय से इस दुनिया में था, लेकिन उसने अपना अधिकांश समय महल के भीतर साधना करते हुए बिताया। उसने वास्तव में दावू में दैनिक जीवन को नहीं देखा था। अपने चारों ओर की समृद्धि को देखकर अब सम्राट के रूप में उसका हृदय प्रसन्न हो रहा था। युवा गुरु, क्या आपको ये फोल्डिंग पंखा चाहिए? यह आप जैसे विद्वानों के लिए एकदम सही है। झुर्रियों से भरे चेहरे वाले लेकिन जोश से भरपूर एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने स्टॉल से चू युआन को अपने फोल्डिंग पंखे बेचे। ये फोल्डिंग पंखा काफी दिलचस्प है। चू युआन ने 2 फोल्डिंग पंखे खरीदे, एक चू शियाओनियांग के लिए। उसने इसे अपने हाथ में खोला और हिलाया। पंखे पर चित्रित परिदृश्य इतने सजीव लग रहे थे, ऐसा लग रहा था मानो उस पर चित्रित लोग चल रहे हों। भाई, मुझे भूख लगी है। क्या हम पूर्णिमा मंडप में भोजन करने चलें? ऐसा लग रहा था कि चू शियाओनियांग खेलने से थोड़ा थक गया था और उसने चू युआन को यह सुझाव दिया। मुझे लगता है कि तुम्हारा लक्ष्य केवल संगीत मंडप में परियों को देखना नहीं था, बल्कि पूर्णिमा मंडप में भोजन करना भी था। क्या महल में शाही रसोइया जो खाना बनाता है वह तुम्हें पसंद नहीं है? चू युआन ने चू शियाओनियांग पर हंसते हुए कहा, महल के शाही रसोइये का खाना अच्छा है, लेकिन मैं इसे हर दिन खाकर ऊब गया हूँ। मैंने सुना है कि फुल मून पवेलियन के खाने का स्वाद अनोखा होता है। दरबार के कई राजकुमार और मंत्री यहाँ खाना पसंद करते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उनके व्यंजनों का स्वाद चखो। चू शियाओनियांग की आंखों में चमक थी। चलो पूर्णिमा मंडप में चलते हैं। चू युआन ने पहले कभी इस दुनिया का खाना नहीं चखा था। शाही राजवंश के पूर्वी क्षेत्र में एक विशाल रेस्तरां था। हालांकि इसमें केवल 3 मंजिलें थीं, लेकिन इसका क्षेत्र बहुत बड़ा था। भोजन के समय आप कई अच्छे कपड़े पहने व्यक्तियों को पूर्णिमा मंडप में घूमते हुए देख सकते थे। पूर्णिमा मंडप शाही शहर के सबसे महंगे रेस्तरां में से एक था। यहाँ तक कि एक साधारण भोजन के लिए भी 100 टैल चांदी खर्च होती थी, जो आम नागरिकों के लिए वहन करने के लिए बहुत महंगा था। कृपया अंदर आएं, प्रिय अतिथि। प्रबंधक ने देखा कि चू युआन और चू शियाओनियांग असामान्य थे और गर्मजोशी से पूछा, क्या आप दोनों पहली मंजिल पर भोजन करना चाहेंगे, दूसरी मंजिल पर सुरुचिपूर्ण सीटों पर बैठना चाहेंगे, या तीसरी मंजिल पर एक निजी कमरा लेना चाहेंगे? हम करेंगे दूसरी मंजिल पर एक सुंदर सीट ले लो। चू युआन ने मैनेजर की तरफ एक सोने का सिक्का उछाला। ग्रेट वू राजवंश में मुद्रा के कई रूप थे। तांबे का सिक्का सबसे आम था, उसके बाद चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का और अंत में जादुई क्रिस्टल नस से निकाले गए जादुई क्रिस्टल। बेशक, जादुई क्रिस्टल केवल मार्शल आर्ट विशेषज्ञों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा का एक रूप था और आम नागरिकों को इसकी जरूरत नहीं थी। सुंदर सीटें अनोखी थीं और पहली मंजिल जितनी शोरगुल वाली नहीं थीं। मैनेजर उसे मिले सोने के सिक्के से खुश होकर चू युआन को खिड़की वाली सीट पर ले गया और खुशी से पूछा, तुम क्या खाना पसंद करोगे? हमारे फुल मून पवेलियन का खाना इंपीरियल सिटी में सबसे अच्छा है। यह इंपीरियल शेफ द्वारा तैयार किए गए व्यंजनों से भी बेहतर है।
सम्राट खुद भी चखने के बाद इसकी प्रशंसा करते हैं। ओह, सम्राट ने इसकी प्रशंसा की। चू युआन हंसा, उस स्थिति में मेरे पास जो सबसे अच्छे व्यंजन हैं उन्हें लाओ। तुरंत। सर, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। वेटर चला गया। थोड़ी देर में कई वेटर 1 दर्जन से ज्यादा ट्रे लेकर आए और 20 से ज्यादा तरह के व्यंजन परोस रहे थे, जिनकी खुशबू ने उन्हें खाने से पहले ही मदहोश कर दिया। क्या ये फ्लड ड्रैगन का मांस है? चू युआन ने आश्चर्य व्यक्त किया। उसने चॉपस्टिक से मांस का एक पारदर्शी टुकड़ा उठाया और धीरे धीरे चबाते हुए कहा, और यह मूल आत्मा क्षेत्र में एक फ्लड ड्रैगन से भी है। मुझे आश्चर्य है कि फुल मून पवेलियन में ऐसी चीजें मिल सकती हैं। सर, हमारे फुल मून पवेलियन में विशेषज्ञ खड़े हैं। माउंट 1000 जानवरों से जानवरों की बाढ़ के बाद हमारे विशेषज्ञ जानवरों का शिकार करने के लिए निषिद्ध सेना के साथ गए और वे कई अच्छी चीजें लेकर आए। वेटर ने समझाया, 3री मंजिल पर निजी कमरों में हमेशा दिव्य क्षमता वाले जानवरों का मांस परोसा जाता है। हालांकि केवल एक निश्चित स्तर के मेहमान ही वहां भोजन कर सकते हैं। 6 मंत्रालयों के सदस्य, घमंड न करें, कई महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे फुल मून पवेलियन में भोजन का आनंद लेते हैं। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। चू युआन ने हाथ हिलाकर मना कर दिया। भाई, क्या मैं सही नहीं था? फुल मून पवेलियन में यहाँ का भोजन शाही रसोइयों द्वारा तैयार किए गए भोजन से बिल्कुल अलग है। चू शियाओनियान की आंखें पहले से ही चमक रही थीं। उसने प्रत्येक व्यंजन से थोड़ा सा नमूना लिया, उसकी आंखें सिकुड़कर झुक गईं। वास्तव में इसका स्वाद शाही रसोइयों द्वारा बनाए गए भोजन से अलग है। चू युआन ने कहा, यदि आपको ये पसंद है तो मैं फुल मून पवेलियन के रसोइयों से आपके लिए महल में अक्सर भोजन तैयार करवाऊंगा। देवियों और गटलम, क्या आप जानते हैं, कुछ दिन पहले वान बीस्ट के पहाड़ों में एक जंगली ज्वार आया जिसमें 10 लाख जंगली जानवर निकल आए। यह शाही राजवंश के शाही शिकार का दिन था और कई नागरिक और सैन्य अधिकारी वहां मौजूद थे, जिनमें दाव के नए शासक, दूसरे सम्राट चू भी शामिल थे। पहली मंजिल पर डाइनिंग हॉल में एक लंबे गाउन में एक कहानीकार, जो उत्साह से भरा हुआ था और बोलते समय हकला रहा था, जंगली ज्वार की घटनाओं को इस तरह से सुना रहा था जैसे उसने खुद इस दृश्य को देखा हो। क्या 1 लाख जंगली जानवर? अगर वे भाग गए तो शाही शहर सुरक्षित हो जाएगा। कौन जानता है कि कितने लोग मरेंगे। पिछली अदालतों में जंगली ज्वार का विरोध करने की क्षमता नहीं थी और आम लोगों को केवल शिकार बनाया जा सकता था। लेकिन दावू की स्थापना के बाद से कई वर्षों से जानवरों की कोई बाढ़ नहीं आई है। कहानीकार के कई दर्शक चौंक गए। वास्तव में, कहानीकार ने उत्तर दिया, लेकिन हमारा सम्राट दुर्जय और अजेय है। दिव्य सेना का नेतृत्व करते हुए उसने बार बार महान राक्षसों को मार डाला। जंगली जानवरों के नेता, बैंगनी बिजली थंडर ड्रैगन, जो दिव्य क्षमताओं के 9 स्तरों का स्वामी था, मारा गया। दिन में इसने जानवरों की बाढ़ को ढहा दिया, जिससे संकट टल गया। दिव्य सेना, क्या दिव्य सेना नष्ट नहीं हुई? यह अभी भी कैसे अस्तित्व में है? हाँ, हमारे सम्राट ने अभी अभी सिंहासन संभाला है, वह इतना सक्षम कैसे हो सकता है? आप हमें धोखा देने की कोशिश नहीं कर रहे थे, है न? यदि तुम्हारा वर्णन असंतोषजनक है तो कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा। ... बहुत से लोगों ने सवाल किया। हाँ, मेरे पास निषिद्ध सेना में कुछ दोस्त हैं। बस पूछो और तुम्हें पता चल जाएगा। मैं जो कुछ भी कहता हूँ वह सच है। दुर्भाग्य से मैंने इसे स्वयं नहीं देखा, जो मेरे जीवन का एक बड़ा अफसोस है। हमारा सम्राट वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। कहानीकार ने उत्तर दिया, वह गलत नहीं है। मैं उस दिन निषिद्ध सेना में ड्यूटी पर था। सम्राट अजेय था, अपने रास्ते में आने वाले देवताओं और राक्षसों को मार रहा था। बैंगनी बिजली के थंडर ड्रैगन को चीरन बैग से कुछ उठाने जितना आसान था। वास्तव में मैंने इंपीरियल सिटी में कुछ अफवाहें सुनी हैं जिसमें दावा किया गया है कि दाव बर्बाद हो गया है। लेकिन मेरी राय में ये सब हास्यास्पद गपशप हैं जिनका उद्देश्य हमें परेशान करना है। बूढ़ा आदमी चू युआन के पैरों पर लुढ़क गया। वह क्रोध से उबल रहा था, फिर भी एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। युवा मास्टर, कृपया पूछना बंद करें। हम उन लोगों को मार नहीं सकते। वेटर ने फुसफुसाते हुए कहा, वेली परिवार से हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री के परिवार से। वह तीसरा मालिक ली परिवार के छठे बेटे का एक क्रूर गुलाम है। बूढ़े आदमी के लिए वह लियू परिवार का बटलर है। उसने गेरल लियू के अधीन काम किया, जो अब विलुप्त हो चुकी 3 लाख की दिव्य क्षमता सेना का हिस्सा था और अपने पीछे एक विधवा और अनाथ बच्चे छोड़ गया था। ली परिवार के छठे बेटे ने लियू परिवार के निवास को खरीदने की ठानी है, लेकिन लियू परिवार सहमत नहीं है। हालांकि वे ली परिवार के खिलाफ कैसे खड़े हो सकते हैं? घृणित, कितना अनुचित! चू शियाओनियांग ने गुस्से से मेज पटक दी। ओ प्रिय युवा मास्टर, कृपया अपनी आवाज कम करें। हम वास्तव में उन्हें उकसा नहीं सकते। वेटर डर के मारे उछल पड़ा। बस, ली सैन। उसी समय तीसरी मंजिल से एक युवा स्वामी नीचे आया। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह उस दिन अच्छे मूड में था। उसने शांति से कहा, मैं, ली यू, हमेशा नियमों का पालन करता हूँ।
लोगों को चौकस निगाहों के सामने नुकसान पहुंचाना अच्छा नहीं है। बताओ तुम्हें और कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें मुआवजा दे सकता हूँ। यहाँ तमाशा मत बनाओ और अपना तमाशा मत बनाओ। हम लियू निवास नहीं बेच सकते, ये स्वामी द्वारा छोड़ा गया था। चाहे आप कितने भी पैसे दें हम नहीं बेचेंगे। बूढ़ा व्यक्ति अपना सिर नीचे झुकाए हुए घबराते हुए बोला। जब हम तुम्हारा सम्मान करते हैं तो अपना चेहरा मत खोना, ली सैन ने डांटा। हेव्स अंधे हैं, अगर बूढ़ा मालिक अभी भी जीवित होता तो कौन उसकी संपत्ति को बेचने की हिम्मत करता। मालिक को मरे हुए अभी कुछ ही महीने हुए हैं, फिर भी तुम उसके बुजुर्ग और जवान बच्चे लोगों को धमकाना चाहते हो। क्या इस शाही शहर में कोई कानून या न्याय नहीं है? बुजुर्ग नौकर ने गुस्से से कहा। लियू परिवार के लिए कौन खड़ा हो सकता है? मून वॉच लॉफ्ट से बाहर निकलो। क्रोधित होकर ली सैन बूढ़े आदमी को मून वॉच लॉफ्ट से बाहर निकालने ही वाला था। उठो बूढ़े आदमी, इस शाही शहर में अभी भी कानून है, मैं तुम्हारे लिए खड़ा होऊंगा। बूढ़े आदमी को उठाने में मदद करते हुए चू युआन का चेहरा कठोर हो गया। शाही शहर में बहुत सारे बिना मालिकाना घर हैं, तो ली परिवार का ये छठा बेटा लियू परिवार का घर खरीदने पर क्यों अड़ा हुआ है? क्या फर्क है? पुराने मालिक का घर मियाओइन स्क्वायर से सिर्फ आधी गली की दूरी पर है। घर के अंदर की ऊंची इमारतों से मियाओइन स्क्वायर दिखाई देता है और संगीत आसानी से सुना जा सकता है, इसलिए वे इसे खरीदने पर जोर देते हैं। बूढ़े आदमी ने कड़वाहट से कहा। युवा मालिक, इस मामले का आपसे कोई लेना देना नहीं है। वे प्रधानमंत्री के घराने के लोग हैं, बेहतर होगा कि आप इससे दूर रहें। हम नहीं चाहेंगे कि आप इसमें शामिल हों। मेरा ये बूढ़ा शरीर, चाहे मैं मर भी जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओह, अगर मैं उन्हें भड़का नहीं सकता तो तुम उनसे बहस करने की हिम्मत क्यों करते हो? चू युआन ने पूछा। बूढ़े मालिक ने मेरी जान बचाई, मरने के बाद भी मैं उनकी विधवा को तंग नहीं होने दे सकता। बूढ़े आदमी ने कहा। मुझे लगता है कि तुम गलत हो। लियू हाउस अब ली परिवार का है, जैसा कि काले और अनुबंध से पता चलता है। पैसा भी तुम सबको दिया गया था। क्या तुम अपने समझौते से पीछे हटना चाहते हो? अगर तुम सरकारी कार्यालय में विवाद करने की कोशिश भी करोगे तो तुम निस्संदेह हार जाओगे। लियू को ये देखकर खुशी नहीं हुई कि अधिक से अधिक लोग इकट्ठा हो रहे हैं। हालांकि यह एक मामूली बात थी, लेकिन अगर खबर बाहर आ गई तो इससे प्रधानमंत्री के महल की प्रतिष्ठा खराब हो सकती थी। तुमने युवा मालिक की एक उंगली काट ली और उसे जबरदस्ती अनुबंध पर दबा दिया। बूढ़ा आदमी दहाड़ा। किसी की उंगली काटकर अनुबंध बनाना? चू युआन का चेहरा ठंडा हो गया। तुम्हें ये दुस्साहस किसने दिया? तुम कौन हो, इस मामले में दखल देने की हिम्मत कर रहे हो? ली सैन को चू युआन का हस्तक्षेप पसंद नहीं आया और वह वहां चला गया। उसने अपना हाथ चू युआन की मेज पर टिका दिया, उसे पलटने के लिए तैयार। किसी ने कभी मेरी मेज पलटने की हिम्मत नहीं की, चू युआन ने भावशून्य चेहरे के साथ कहा। हाँ, अगर मैंने तुम्हारी मेज पलट दी तो क्या होगा? तुम इसके बारे में क्या कर सकते हो? ली सैन ने घमंड से कहा। हालांकि चू युआन का स्वभाव बहुत अच्छा है, लेकिन शाही शहर में ऐसे बहुत से कुलीन बेटे हैं जो प्रधानमंत्री के महल के सामने टिक सकते हैं, इसलिए वह बेबाक था। अगर तुम नहीं गए तो मैं तुम्हारी बाँह उखाड़ दूंगा। ली सैन ने तिरस्कार किया। हालांकि ली सैन एक नौकर था, लेकिन वह प्रधानमंत्री के महल का नौकर था, जो उसे अन्य नौकरों से अलग करता था। इसके अलावा लियू के साथ शक्ति का इस्तेमाल करने के आदी होने के कारण वह कभी भी छोटे कुलीन बच्चों के सामने झुकता नहीं था, उनके खिलाफ हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करता था। उसे सबक सिखाओ। लियू ने चू युआन के व्यवहार से नाखुश होकर बेपरवाही से कहा। हाँ युवा स्वामी। ली सैन बड़े कदमों से आगे बढ़ा, एक भयावह मुस्कान के साथ। हे, ये युवा स्वामी का आदेश है। लड़के, तुम्हारा दुर्भाग्य है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, ली सैन ने अपना बड़ा हाथ उठाया, वार करने के लिए तैयार। उसका एक थप्पड़ किसी के भी मुंह को विकृत कर सकता था। चले जाओ। जैसे ही ली सैन का थप्पड़ पड़ने वाला था, चू युआन की आंखों से ठंडी रोशनी की चमक उठी। एक तमाचे के साथ भीड़ ने देखा कि चू युआन को थप्पड़ खाने के बजाय युवक ने अपना हाथ उठाया और ली सैन को थप्पड़ मारा, जिससे वह जी पर लुढ़क गया। ली यू की अभिव्यक्ति बदल गई। ली सैन उसका नौकर था, इसलिए ली सैन को थप्पड़ मारना उसके अपने चेहरे पर थप्पड़ मारने के बराबर था। आखिरकार कुत्ते पर हमला करने से पहले आपको मालिक को देखना चाहिए। बहुत बढ़िया। चू शियाओनियांग ने खुशी से ताली बजाई। अच्छा, तुमने मेरे आदमी पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? ठीक है लड़के, तुम कौन हो? अगर तुम बहादुर हो तो अपना नाम बताओ। ली यू क्रोधित हो गया। कार्रवाई करने के इरादे से उसने एक ठंडी मुस्कान दी। हम बाद में अपना हिसाब चुकता करेंगे, लेकिन पहले एक मामला है जिससे निपटना है। तुम दावा करते हो कि मैंने तुम्हारे लियू परिवार की हवेली जबरन खरीदी है। मैं बिना कारण के काम करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, चलो अदालत चलते हैं और प्रीफेक्ट को इस पर फैसला सुनाने देते हैं।
अदालत जाओ। बूढ़े आदमी का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। हम नहीं जा सकते। ऐसा लगता है कि तुम दोषी महसूस कर रहे हो। ली यू का मूड ठीक नहीं था। कोई बात नहीं, हम उसके साथ अदालत जाएंगे और देखेंगे कि जज क्या फैसला करता है। निश्चिंत रहो, मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि शाही शहर में कोई कानून और व्यवस्था नहीं है। गेराल लियू दावू का एक वफादार और देशभक्त नायक था। ऐसे वफादार अधिकारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को कैसे अपमानित किया जा सकता है? अगर दूसरे उसके लिए खड़े नहीं होंगे तो मैं खड़ा होऊंगा। चू युआन की अभिव्यक्ति नहीं बदली। मेरे साथ सरकारी कार्यालय में आओ। चू युआन की बातें सुनकर ली यू को मजाक लगा। हालांकि कानून मौजूद था, लेकिन यह उसके अधिकार में नहीं था। इंपीरियल सिटी का सरकारी कार्यालय बहुत प्रभावशाली था और इस समय वहां लोगों की एक बड़ी भीड़ उमड़ती थी। इंपीरियल सिटी के सरकारी कार्यालय के अंदर बहुत सारे बेलिफ इकट्ठे हुए और सबसे ऊंचे पद पर एक प्रतिष्ठित मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति सोंग यंग बैठे थे, जो दाओ के गवर्नर थे, जो दरबार के एक महत्वपूर्ण मंत्री थे। शहर के गवर्नर के पद पर आसीन होने का मतलब था उच्च स्तर की सैन्य शक्ति। इस तरह के छोटे मामले को आमतौर पर कुछ बेलिफ द्वारा आसानी से संभाला जा सकता था, लेकिन आज इसमें प्रधानमंत्री का छठा बेटा शामिल था। उसे मामले को गंभीरता से लेते हुए उसका सामना करना पड़ा। गवर्नर सोंग, हाल ही में हालात कैसे रहे हैं? मेरे पास एक मामला है जिसके लिए मुझे आपकी मध्यस्थता की जरूरत है। ली यू ने सोंग यंग को देखा और हंसते हुए कहा, मैं अभी भी शाही शहर में कानून के शासन में विश्वास करता हूँ। राज्यपाल ही कानून का प्रभारी व्यक्ति है, वह निश्चित रूप से इस मामले पर निष्पक्ष निर्णय लेगा। शाही शहर के भीतर इस मामले को संभालना मेरा कर्तव्य है। अगर युवा मास्टर ली ने इसका उल्लेख नहीं किया होता तो मैं इसे निष्पक्ष रूप से संभालता। ऊपर दरबार में बैठे सोंग यंग को भी सिरदर्द होने लगा। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि ली परिवार के छठे बेटे ने फिर से कुछ परेशानी पैदा कर दी है और उसे इसे हल करना होगा, जिससे वह अंदर ही अंदर आहें भरने लगा। हालांकि शाही शहर के गवर्नर का दर्जा अन्य काउंटियों की तुलना में अधिक था, लेकिन सम्राट के पैरों के नीचे बहुत से मंत्री थे जिनकी शक्ति और स्थिति उससे अधिक थी। कई मामलों पर विचार करने की आवश्यकता थी, जिससे यह अन्यत्र गवर्नर होने की तुलना में कम आरामदायक था। कौन है दोषी? अपना नाम बताओ। ये गेरल लियू तियान की हवेली का प्रबंधक है, बूढ़ा आदमी बोलते हुए कांप उठा। गेरल लियू तियान, सोंग यंग ने सोचा। उसका चेहरा थोड़ा बदल गया क्योंकि उसे दिव्य मार्शल आर्मी के पूर्व गेरल की याद आ गई। दिव्य मार्शल आर्मी दावू में एक वर्जित विषय बन गया था। गवर्नर सोंग, यहाँ स्थिति यह है, मुझे लियू परिवार की संपत्ति पसंद आई और मैंने इसे चांदी का उपयोग करके खरीदा। हालांकि लियू ने भुगतान स्वीकार कर लिया, लेकिन लेनदेन को मान्यता देने से इनकार कर दिया। इसके विपरीत वे हंगामा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि मैंने उनकी संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। मैंने सोचा कि चूंकि गेरल लियू अब हमारे साथ नहीं है, इसलिए मैं उनकी देखभाल के लिए थोड़ा अतिरिक्त देकर एक अच्छा काम करूंगा। लेकिन अप्रत्याशित रूप से वे अपने तरीकों पर अड़े हुए हैं और मेरे एक नौकर को चोट पहुंचाने के लिए किसी को काम पर रखा है। मेरे पास राज्यपाल से न्याय मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ली यू ने कहानी सुनाते हुए आह भरी। हालांकि वह एक अपव्ययी व्यक्ति था, लेकिन उसकी योजनाएं बनाने की क्षमता बहुत बढ़िया थी। कुछ शब्दों में उसने खुद को पीड़ित और लियू परिवार को खलनायक के रूप में चित्रित किया। सोंग यंग की भौहें सिकुड़ गईं। उसे ली यू की एक तरफा कहानी पर विश्वास नहीं हुआ। क्या आपके पास सबूत है? सबूत स्वाभाविक रूप से मौजूद है। राज्यपाल के निवास के रास्ते में ली यू ने किसी को शीर्षक विलेख लाने का आदेश दिया। दस्तावेज यही है, काले और वास्तव में हस्तांतरण का एक विलेख है। तो क्या अभी भी समस्याओं का समाधान किया जाना है? इस समझौते के अनुसार लियू हवेली अब ली यू की है। एक नज़र से सोंग यंग ने मामले को और न बढ़ाने की कोशिश की। अगर कोई विवाद नहीं है तो समझौते को बरकरार रखा जाना चाहिए। मेरी हिम्मत नहीं है। बूढ़े आदमी ने अपने दांत पीस लिए। न्याय को कायम रखने के लिए आपका धन्यवाद माननीय। ली यू विजयी दिख रहा था। उसकी तुलना में बूढ़ा आदमी बहुत कमजोर था। तुरंत बाद उसने कहा, यहाँ एक और मामला है। मेरे एक नौकर पर हमला किया गया था। क्या शाही शहर में कानून और व्यवस्था है? क्या ईश्वरीय न्याय है? शाही शहर में हिंसा वर्जित है। सोंग यंग ने ली सैन को देखा, जिसका चेहरा सुअर की तरह सूज गया था, और उसने अपना सिर हिलाया। हमलावर को यहाँ लाओ। इस तुच्छ मामले से निपटने से वह परेशान हो गया। उसे जल्दी से जल्दी ली यू को दूर ले जाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान राजनीतिक स्थिति अविश्वसनीय रूप से अस्थिर थी। तुम राज्यपाल के सामने घमंड से पेश आने की हिम्मत कैसे कर सकते हो, घुटने टेके बिना? ली यू ने चू युआन को धीरे धीरे अदालत में घुसते हुए देखा। उसे फटकार लगाए। शाही शहर में सम्राट के चरणों में ऐसा लगता है कि कानून का शासन अब मौजूद नहीं है। हर नीच खलनायक हलचल मचाने की हिम्मत करता है। लियू तियान दावू का एक वफादार अधिकारी था। उसने देश के लिए खुद को बलिदान कर दिया। ये दिल तोड़ने वाला है कि उसके वंशजों को इस तरह के व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है।
इसका एक हिस्सा मेरी सतर्कता की कमी के कारण है। चू युआन और चू शियाओनियांग धीरे धीरे पास आए, उनकी निगाहें ऊंचे मंच पर बैठे सोंगयंग पर टिकी थीं। उन्होंने शांति से कहा, गवर्नर सोंगयंग, क्या आप चाहते हैं कि मैं घुटने टेकूं? अभी भी अहंकारी, लियू लगातार व्यंग्य कर रहा था। आप कौन हैं? सोंगयंग ने अचानक आवाज सुनी, उसका चेहरा उदास हो गया। उसने अभी अभी टेबल से चाय का प्याला उठाया था कि उसे अपने सामने खड़े चेहरे पर एक अच्छी नजर पड़ी। उसका हाथ कांपने लगा, चाय का प्याला पलट गया और उसके पैर कांपने लगे। गवर्नर सोंग, आज आप बहुत ऊंचे स्थान पर बैठे हुए लग रहे हैं। लियू एक डीड लेकर आए और आपने तुरंत केस बंद कर दिया। ऐसा लगता है कि गवर्नर बनना बहुत आसान है। दिव्य मार्शल आर्मी के पूर्व जनरल के रूप में लियू तियान से संबंधित सभी मामलों की रिपोर्ट ऊपर की ओर की जानी चाहिए। यह एक गंभीर मामला है और इसे लापरवाही से नहीं सुलझाया जाना चाहिए। चू युआन ने धीरे से कहा। उसके हर शब्द ने सोंगयंग के दिल में गहरी जगह बना ली। तुमने गवर्नर के सामने इस तरह के बेबुनियाद दावे करने की हिम्मत की। ये बिल्कुल बेतुकी बात है। लियू ने कहा, लॉर्ड गवर्नर, ये बच्चा आपको देखकर घुटने नहीं टेकता। मेरा सुझाव है कि बेलिफ उसे तब तक पीटे जब तक वह घुटने न टेक दे। केवल इसी तरह हम अपने दावों के कानून का प्रदर्शन कर सकते हैं। चुप रहो, बस चुप रहो। सोंगयंग लगभग दहाड़ने लगा। सोंगयंग की प्रतिक्रिया देखकर लियू कुछ हद तक चौंक गया। उसने गवर्नर का बचाव किया। उसने ऐसी कौन सी गलती की थी जिससे वह इतना परेशान हो गया? आज मैंने किसी को चिल्लाते हुए सुना, क्या दावों में अब कोई कानून नहीं है? चू युआन ने आगे कहा, महाराज, महामहिम, ये नौकर मौत का हकदार है। दिन में सोंगयंग इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। वह जल्दी से अपने ऊंचे मंच से नीचे उतरा और चू युआन के सामने घुटनों के बल बैठ गया और बोला, सम्राट की जय हो। यह इस नौकर की गलती है, यह मेरे कर्तव्य की उपेक्षा है। कृपया इस नौकर को माफ कर दीजिए, महाराज। सम्राट के चरणों में निश्चित रूप से कानून और व्यवस्था है। सोंगयंग ने सम्राट अमर रहे चिल्लाया और अपना सिर जी में दबा लिया। उसके चेहरे पर पूरी तरह से भय छा गया। उसने शुरू में सोचा कि यह एक बिगड़ेल युवक द्वारा किसी और की संपत्ति हड़पने की कोशिश का मामूली मामला है। केवल इसलिए कि वह प्रधानमंत्री का बेटा था उसने इसे कुछ सम्मान दिया, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि चू युआन प्रकट होगा। अगर उसने जानवर की लहर का अनुभव नहीं किया होता तो वह इतना डरता नहीं। लेकिन जानवर की लहर के साथ लड़ाई के बाद सोंगयंग को चू युआन की असीम और अत्याचारी दिव्य शक्ति का एहसास हुआ। हालांकि वह प्रीफेक्चर मजिस्ट्रेट और दिव्य क्षेत्र का स्वामी था, अगर उसने सम्राट को परेशान किया तो उसका भाग्य निश्चित रूप से बेहद दयनीय होगा। आपका महामहिम। लियू भी दंग रह गया। सम्राट अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सम्राट की उपस्थिति के साथ प्रीफेक्चर में हर एक व्यक्ति घबराहट में घुटनों के बल बैठ गया। उनके चेहरे नाटकीय रूप से बदल गए। उठो, चू युआन ने आदेश दिया। उसके चेहरे पर भाव नहीं थे। उसने धीरे से कहा, प्रीफेक्ट सोंग, क्या ये तुम्हारा फैसला है? महाराज। सोंगयंग डर से कांप उठा। उसने जल्दी से चू युआन को मंच पर सबसे ऊंची सीट पर बिठाया, जबकि वह पीठ के बल खड़ा था। मैं अपने कर्तव्यों में विफल रहा हूं। भले ही दस्तावेज कागज और काली स्याही पर हो, लेकिन उन्हें जाली भी बनाया जा सकता है। मैं इस मामले की फिर से जांच करूंगा और निश्चित रूप से लियू परिवार को न्याय दिलाऊंगा। कोई जरूरत नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से इस मामले की समीक्षा करूंगा। चू युआन ने अपना हाथ हिलाया। उसकी नज़र लियू और बूढ़े आदमी पर पड़ी। उसने कहा, लियू के गृहस्वामी, मैं तुम्हारे मामले में न्याय होते हुए देखूंगा। अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो तुम उसे खुलकर कह सकते हो। मैंने पहले भी कहा है, सम्राट के पैरों के नीचे अभी भी राजा का शासन है और मैं वह शासन हूं। महाराज, ये सब लियू की जबरदस्ती थी। अगर हमने बेचने से इनकार कर दिया तो उसने लियू परिवार के लिए शाही शहर में 1 इंच भी आगे बढ़ना असंभव बना देने की धमकी दी। बुजुर्ग ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। अपने शब्दों से मुझे फंसाने की कोशिश मत करो। आखिरकार लियू प्रधानमंत्री का बेटा था। वह अपने सदमे से शांत हो गया और अपने पिता की दरबार में ताकत को देखते हुए वह बहुत डर नहीं सकता था। उसने सीधे कहा, ये दस्तावेज काले रंग में है और सबूत पुख्ता हैं। अगर आप सम्राट हैं तो आपको तर्क करना चाहिए। सबूत की बात करते हुए मैं आपसे सबूत के बारे में बात करता हूं। चू युआन ने उसे संबोधित किया। कई महीने पहले मैंने 6 मंत्रालयों के माध्यम से एक कानून लागू किया था कि पिछली शिवु सेना की पैतृक संपत्ति और खजाने से संबंधित किसी भी बड़े लेन देन को मेरी मंजूरी लेनी होगी। रॉयल पैलेस को रिपोर्ट नहीं किए गए सभी दस्तावेज अमान्य हैं। प्रीफेक्ट सोंग, क्या आपको ये कानून याद है? जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है, जो सभी अधिकारियों के मुखिया हैं, उन्हें इस कानून के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। हाँ, वास्तव में ऐसा है। सोंगयंग को याद आया। चूंकि ऐसा है तो फिर प्रीफेक्चर के मुखिया होने के नाते आप इस विलेख को वैध क्यों मानेंगे? चू युआन की आवाज शांत रही। हालांकि सोंगयंग के लिए वे आतंक के शब्द थे।
उसके पैर जोर से कांप रहे थे जब उसने उत्तर दिया, मैं भूल गया, मैं अपनी लापरवाही के लिए मौत का हकदार हूँ। तुम वाकई मौत के हकदार हो, चू युआन ने कहा। इस शाही कानून के अस्तित्व में लियू घर के बारे में महल को रिपोर्ट नहीं किए गए सभी कार्य शून्य और अमान्य हैं। उसने उस दिन अपने पिछले जीवन की यादों के आधार पर इस कानून को पेश किया। वह जानता था कि 300,000 शवों के विनाश के बाद ऐसे लोग थे जो उनकी संपत्ति पर लालच करेंगे। अंततः इन कार्यों ने सार्वजनिक आक्रोश पैदा किया जिससे अपरिवर्तनीय परिणाम सामने आए। विकल्प: संपत्ति के हड़पने सहित पूर्व शिवसेना के बारे में सभी मामलों की पूरी तरह से जांच करें और 0 डेस्टिनी पॉइंट अर्जित करें और युद्ध भगवान की पकड़ ब्लूप्रिंट पर प्रतिशत निर्माण प्रगति करें। विकल्प: अदालत में विद्रोह पैदा करने के डर से घटना को कम करके आंकें। आगे बढ़े बिना बस कुछ बलि के बकरों को दंडित करें, 0 डेस्टिनी पॉइंट अर्जित करें और किरिन बैटल आर्मर पर प्रतिशत निर्माण प्रगति करें। ब्लूप्रिंट: नौकर ली सैन ने विद्रोह का अपराध किया है, मैं उसे मौत की सजा देता हूँ। ली यू ने अपने नौकर को हिंसा करने के लिए उकसाया है और मेरे खिलाफ साजिश रची है। कानून के मुताबिक उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। इसके अलावा उस पर लियू हाउस को हड़पने और शिवसेना की विधवा का अपमान करने का भी मामला है। जब तक इस मामले की पूरी तरह से जांच नहीं हो जाती तब तक उसे उसके कई अपराधों के लिए सजा मिलेगी। सबसे पहले उसे शाही जेल में ले जाओ। प्रधानमंत्री सहित किसी भी आगंतुक को जाने की अनुमति नहीं है। जो इस आदेश का उल्लंघन करेगा उसे मौत की सजा दी जाएगी। ये सुनकर ली सैन बेहोश हो गया। ये सुनने के बाद ली यू ने दहाड़ते हुए कहा, नहीं, आप मुझे शाही जेल में नहीं डाल सकते। मेरे पिता वर्तमान प्रधानमंत्री हैं जिनकी साधना दिव्य क्षमताओं के 10वें स्तर तक पहुंच चुकी है। भले ही आप सम्राट हैं लेकिन वे मुझे बचाने का कोई रास्ता खोज लेंगे। क्या बेवकूफ़ हैं, सोंग यंग ने अपने दिल में कोसा। प्रधानमंत्री का बेटा इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है जो तोड़फोड़ करना पसंद करता है। दूसरों को प्रधानमंत्री को कुछ सम्मान देना होगा और उनसे कुछ हद तक सावधान रहना होगा, लेकिन यहाँ सम्राट वेईवू के बेटे को मारने की हिम्मत करता है। आप जैसे बिगड़ेल युवा स्वामी की तो बात ही छोड़िए। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने उसे इसमें घसीटा। जितना ज्यादा वह इसके बारे में सोचता उतना ही ज्यादा क्रोधित होता। वह गुस्से से चिल्लाया, चुप रहो। लियू के घर पर कब्जा करना या सैनिकों की विधवाओं का अपमान करना जैसे मामले शायद अनोखे न हों। चू युआन खड़ा हुआ। 300,000 शिवू सैनिकों ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनमें से हर एक वफादार और देशभक्त है। लेकिन कुछ लोग मेरी नाक के नीचे हंगामा मचाना चाहते हैं। मेरी आंखें रेत बर्दाश्त नहीं करती, इसलिए मैं इस मामले की पूरी तरह से जांच करूंगा। जो कोई भी विरासत हड़पने या विधवा को धमकाने की हिम्मत करेगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। जो लोग संपत्ति जब्त करने के लायक हैं उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। जो लोग मृत्युदंड के लायक हैं उन्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। मैं अपनी पिछली गलतियों के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूं और 300,000 शिवू सैनिकों के लिए न्याय करने के लिए इस मामले की पूरी तरह से जांच करना चाहता हूं। सोंग यंग ने जल्दी से स्वेच्छा से कहा। आप? चू युआन ने अपना सिर हिलाया। तुमने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया और इसलिए तुम पर अपराध का दाग लगा है। इसके अलावा तुम अकेले इस मामले को संभालने की क्षमता नहीं रखते। मैं इस मामले की पूरी तरह से जांच करने के लिए मार्क्विस जोन्योंग लू कियानफू को नियुक्त करूंगा, जो वर्तमान में शिवू सेना के प्रभारी हैं। मुझे विश्वास है कि वह निष्पक्ष रूप से कार्य करेंगे। हाँ महाराज। सोंग यंग को लगा जैसे उसने सबसे कड़वा फल खा लिया हो और उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। आज वह ली यू से पूरी तरह से हार गया और उसके कारण उसे फंसाया गया। इसलिए यू ने न केवल अपने पिता को नुकसान पहुंचाया बल्कि वह ये भी नहीं जानता कि उसने शाही शहर में कितने परिवारों और कुलों को फंसाया है। लू कियानफू से जांच करवाने से, क्योंकि वह सम्राट का करीबी है और किसी भी तरह का उपकार करने को तैयार नहीं है। आज के बाद शहर में बहुत बड़ा उथल पुथल मचने वाला है और कई लोगों के सिर कटने वाले हैं। सोंग यंग ने हल्की आह भरी। खुशी हुई कि उसने हमेशा अपने कामों में सावधानी बरती। जो उसे नहीं मिलना चाहिए था उसे स्वीकार नहीं किया और इसमें शामिल नहीं हुआ। उसे पहले से ही अंदाजा था कि यह मामला कई लोगों को फंसाएगा। दरबार के कई उच्च पदस्थ अधिकारियों को पता होगा कि 300,000 शिवू सेना पिछले सम्राट की जीवन रेखा थी। वे बहुत कृपालु थे और उनके पुरस्कार भी सबसे अच्छे थे। जहां खजाना है वहां चोर होंगे। चू युआन द्वारा अपनी दिव्य शक्ति प्रदर्शित करने से पहले कई लोगों का मानना था कि दावू का पतन केवल समय की बात थी। इसलिए उन्होंने उन लोगों की ओर अपना हाथ बढ़ाया जिनमें से प्रत्येक कुछ हासिल करना चाहता था। लेकिन दावू के लिए शिवू सेना हमेशा वर्जित थी। डिंग। मेजबान ने चॉइस पूरा किया। 0 डेस्टिनी पॉइंट अर्जित किए और वॉर गॉड्स ग्रिप ब्लूप्रिंट की निर्माण प्रगति प्रतिशत से बढ़ गई। सिस्टम स्पेस में हाथों की एक जोड़ी जो वॉर गॉड की लग रही थी दिखाई दी। हालांकि यह केवल प्रतिशत पूर्णता थी, वह पहले से ही एक शानदार वातावरण महसूस कर सकता था, जैसे कि यह आकाश को पकड़ सकता है।
ये दस्ताने की एक जोड़ी की तरह दिखता है, चू युआन ने खुद से कहा। अप्रत्याशित रूप से महामहिम शिवू सेना की खातिर प्रधानमंत्री से भिड़ने के लिए तैयार हैं। ये वास्तव में लोगों द्वारा प्रशंसा के योग्य सम्राट है। ऐसे सम्राट के साथ देश के लिए अपने जीवन का बलिदान करने में क्या बुराई है। चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। शिवू सेना अभी भी योद्धाओं की भर्ती कर रही है। जो लोग साधना की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं वे शिवू में शामिल हो सकते हैं। ये आवाज़ें सुनकर चू युआन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। अगर तुम शिवू सेना में शामिल हो जाते हो और युद्ध में मर जाते हो तो तुम्हें बाद में कोई चिंता नहीं होगी। आज उसने एक दृढ़ रुख अपनाया और अनिवार्य रूप से दरबार में एक बड़ी लहर पैदा कर दी। इस बीच कई लोगों का दिल जीत लिया। मूल रूप से उसके पास उन उच्च श्रेणी के अधिकारियों की जांच करने का कोई बहाना नहीं था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ली यू उसे यह अवसर प्रदान करेगा। एक आत्म विनाशकारी बच्चा जो मुट्ठी भर पिताओं को सफलतापूर्वक नुकसान पहुंचा रहा है। सोंग यंग, मैं तुम्हारे विचारों के बारे में स्पष्ट हूँ। वेश्य अतीत से एक सबक है। यदि तुम अपनी गलतियों की भरपाई करना चाहते हो तो मार्क्विस जोन्यू के साथ अच्छा सहयोग करो। इन शब्दों के साथ चू युआन आगे बढ़ा और प्रीफेक्चर से गायब हो गया। तूफान आने वाला है, तूफान आने वाला है, बदलाव आने वाला है। सोंग यंग का दिल गंभीर था। उसे पता था कि उसके पापों का प्रायश्चित करने का यही एकमात्र अच्छा मौका था। लेकिन चू युआन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय वह और चू शियाओनियांग सरकारी घर से दूर एक सड़क पर चले गए। भीड़ के बावजूद किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। भाई, क्या हम अभी भी म्याओइन स्क्वायर जा रहे हैं? चू शियाओनियांग ने किनारे से पूछा। हाँ, क्यों नहीं? चू युआन जानता था कि चू शियाओनियांग दिन भर की घटनाओं को लेकर चिंतित था जो उसके मूड को प्रभावित कर रही थी, लेकिन वह बिल्कुल भी प्रभावित नहीं था, बस दरबार को शुद्ध करने के लिए एक उपयुक्त अवसर की तलाश में था। इस बिंदु पर वह और चू शियाओनियांग रुक गए और आखिरकार म्याओइन स्क्वायर पर पहुंच गए। म्याओइन स्क्वायर इंपीरियल सिटी के सोने के क्षेत्र में है जो पूरे 100 एकड़ में फैला हुआ है। इसे एक चौक कहा जाता है, लेकिन यहाँ इमारतों की निरंतर परतें प्राचीन और सुरुचिपूर्ण हैं और इमारतों में छोटी छोटी धुनें लोगों को ऐसा महसूस कराती हैं मानो वे किसी पवित्र और परिलोक में पहुंच गए हों। म्याओइन स्क्वायर जाने से पहले चू युआन ने कई तरह के संगीत सुने जो एक साथ ओवरलैप हो रहे थे। न केवल ये लोगों को कठोर महसूस नहीं कराता था, बल्कि इसके बजाय मूड शांतिपूर्ण था, जैसे कि आत्मा भी शांत हो। म्याओइन स्क्वायर के बारे में जो बात सबसे अलग है वह है चरित्र ध्वनि। यहाँ का संगीत अनोखा है। लोहे के घोड़ों और सोने के हंसों का एक युद्ध गीत है, शांति का एक शांत और शांत गीत है, और एक शांत गीत है जो अभ्यास में मदद करता है। ऐसा लगता है कि उनका संगीत लोगों के दिलों में 7 भावनाओं और 6 इच्छाओं को बाहर ला सकता है। चू युआन ने इमारत में दिखाई देने वाली और गायब होने वाली सुंदर महिलाओं की आकृतियों को देखा, स्पष्ट रूप से संगीत की आवाज़ सुनी। ये वास्तव में विलासिता का स्थान था। म्याओइन स्क्वायर में संगीत जादुई है, यहाँ तक कि रॉयल पैलेस के संगीतकार भी इसे नहीं बजा सकते। कई राजकुमार और रईस, नागरिक और सैन्य मंत्री यहाँ आकर कुछ गाने सुनना पसंद करते हैं, खासकर पवित्र महिला मूरो। उन्हें पियानो बजाते हुए सुनना मुश्किल है। मुझे अपने गुरु से पूछना पड़ा और 2 निमंत्रण प्राप्त करना आसान नहीं था। चू शियाओनियांग संगीत से नशे में था। चलो अंदर चलते हैं। चू युआन और चू शियाओनियांग म्याओइन स्क्वायर से बाहर निकले और केंद्रीय भवन की ओर बढ़े। तुरंत 2 अटेंडेंट आए। 2 सज्जन, क्या आपके पास निमंत्रण है? अगर कोई निमंत्रण नहीं है तो आप नहीं जा सकते। निमंत्रण यही है। चू शियाओनियांग ने 2 निमंत्रण भवन में फेंक दिए। कृपया अंदर आइए, सम्मानित अतिथि। दोनों सेवक तुरंत विनम्र हो गए, मुस्कुराहट से भरे हुए। जिन्हें निमंत्रण मिल सकता है वे साधारण लोग नहीं हैं, प्रत्येक के पास असाधारण पृष्ठभूमि है। मैं भी पवित्र महिला मूरो को देखने के लिए अंदर जाना चाहता हूँ। हालांकि मेरे पास निमंत्रण नहीं है, लेकिन मेरे पास पैसे हैं, हजारों टेल सोना है या 100 लॉ क्रिस्टल हैं। इस समय चू युआन ने देखा कि अटेंडेंट ने एक चमकीले कपड़े पहने हुए कुलीन बेटे को बाहर रोक दिया। मूरो को देखना मुश्किल है। 100 क्रिस्टल कोर भी ऐसा नहीं कर सकते। दिव्य मार्शल आर्मी के कर्नल के रूप में मेरा वार्षिक वेतन केवल 100 लॉ क्रिस्टल है, लेकिन मैं उसे कभी नहीं देख सकता। चू युआन ने सोचा, हे भाई, अब आपको समझ जाना चाहिए कि ये 2 निमंत्रण कितने मूल्यवान हैं। हालांकि म्याओइन स्क्वायर हर 3 साल में अपनी पवित्र महिला को बदल देता है, लेकिन इस पवित्र महिला मूरो को देखना दूसरों की तुलना में बहुत दुर्लभ है। ये हमारे गुरु थे जिन्होंने इसे प्राप्त करने के लिए निषिद्ध सेना की शक्ति का उपयोग किया। चू शियाओनियांग ने अपनी आंखें झपकाईं। इस समय वे दोनों कई गलियारों से भटकते रहे और परिचारक के मार्गदर्शन में उन्होंने अचानक अपने सामने एक 7 मंजिला छोटा मंडप देखा, जिसमें से 7 अलग अलग संगीत ध्वनियां निकल रही थीं, जैसे मनुष्यों की 7 भावनाएं। आनंद, क्रोध, दुख, भय, प्रेम, घृणा, इच्छा। संगीत में 7 भावनाओं की शक्ति। चू युआन का चेहरा गंभीर हो गया।
पहले तो उसने सोचा कि म्याओइन स्क्वायर केवल गणमान्य व्यक्तियों के लिए छोटी छोटी धुनें सुनने और आराम करने की जगह है, लेकिन जब उसने 7 भावनाओं का संगीत सुना तो उसे पता चला कि यह पवित्र महिला म्यू रो सरल नहीं थी और म्याओइन स्क्वायर और भी असाधारण था। जब उसने मंडप की पट्टिका पर म्याओइन स्क्वायर को देखा तो उसकी आंखें हजारों बार बदल गईं, अनगिनत विचार उमड़ पड़े, असंख्य छवियां दिखाई दी उसके मस्तिष्क में, मानो उसकी गहरी यादें जगाने के लिए। ये रहस्यमयी म्याओइन स्क्वायर मेरे शाही शहर में क्या करना चाहता है? चू युआन ने सोचा, और ये 3 पात्र आम लोगों द्वारा नहीं लिखे गए हैं, बल्कि बहुत संभव है कि वे लोग जो ईश्वरीय समझ में आधे कदम आगे हैं या जो वास्तव में ईश्वर की झलक देखते हैं। चलो बैठो, चू युआन ने घिनौने चू शियाओनियांग को याद दिलाया। एक सपने से जागने की तरह चू शियाओनियांग ने पट्टिका को देखा और अनजाने में खुद को आत्मा की दुनिया में डुबो दिया। मंडप के अंदर ये शानदार ढंग से सजाया गया था, खासकर बीच में जहां एक विशाल धूप बना था, जिसे अज्ञात धूप से जलाया गया था। केवल शुद्ध गैस फैलती हुई दिखाई दे रही थी। धुआं हल्का था, मानो वे किसी परिलोक में आ गए हों। लड़कियां स्कर्ट पहने हुए ट्रे पकड़े हुए थीं और सीटों पर छोटे छोटे व्यंजन ला रही थीं। चू युआन नाश्ते के प्रति उदासीन थी, इसके बजाय यहाँ के वातावरण को करीब से देख रही थी। वास्तव में ये सुरुचिपूर्ण था, कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे गणमान्य व्यक्ति यहाँ आना पसंद करते हैं। यहाँ पियानो की ध्वनि अद्भुत है, इसे सुनकर लोग खुश महसूस करते हैं। पवित्र महिला मू रो के पास सेव नौकरानियां हैं, उनमें से प्रत्येक पियानो बजाने में माहिर है, प्रत्येक अलग अलग पियानो संगीत में पारंगत है। शानदार कपड़े पहने एक युवा मास्टर ने अपनी प्रशंसा में कंजूसी न करते हुए आवाज लगाई। नौकरानी, चू युआन ने अपनी आंखें सिकुड़ी और एक महिला को पियानो बजाते हुए देखा। उसकी त्वचा मटन की मोटी जेड की तरह थी, लाल लबादा पहने हुए सुंदर संगीत बजा रही थी। दिव्य क्षेत्र की एक मास्टर। पहली नज़र में नौकरानी अपनी सुंदरता के अलावा कुछ भी असाधारण नहीं लग रही थी, लेकिन जैसे ही चू युआन ने महान निगलने की तकनीक का संचालन किया, उसे तुरंत एक दिव्य शक्ति का एहसास हुआ, न कि एक साधारण दिव्य क्षेत्र मास्टर का। क्या मू रॉ के पास सेव नौकरानियां होती तो क्या उसके पास सेव दिव्य क्षेत्र मास्टर उसकी सेवा नहीं करते? दावू राजवंश में एक दिव्य क्षेत्र मास्टर एक सामान्य व्यक्ति हो सकता है, लेकिन वे किसी और की नौकरानी बनने के लिए तैयार हैं, जो लोगों को आश्चर्यचकित करता है। पियानो बजाती लाल लबादा वाली महिला को ऐसा लग रहा था कि चू युआन की नज़रों से देखा और उसे एक हल्की सी मुस्कान दी जो देशों और शहरों को हिला सकती थी। पवित्र महिला मू रो बाहर आने वाली है, लियू क्यों नहीं आया? क्या वह ये नियुक्ति भूल गया है? आपको पता होना चाहिए कि वह लंबे समय से मू रो का शौकीन है। मैं अभी भी पवित्र महिला के पियानो बजाने के लिए उसके सुनने का इंतजार कर रहा था। इस समय क्लाउड ब्रोकेड सिल्क में लिपटा एक कुलीन युवक कुर्सी पर बैठा था, उसकी आंखें समय समय पर इधर उधर देख रही थीं। हाँ, अगर ली यू आता है तो क्या वह आपको पीछे नहीं छोड़ देगा? वह प्रधानमंत्री का छठा बेटा है, जिस पर सबसे ज्यादा प्यार किया जाता है। यद्यपि आप निर्माण मंत्रालय के चीफ ऑफ स्टाफ के सबसे बड़े बेटे हैं, लेकिन आप ली यू को मात नहीं दे सकते जब बात धूम मचाने की आती है। कोई हंस रहा था और मजाक कर रहा था। ब्रोकेड सिल्क में कुलीन युवक लियू शी है, जो निर्माण मंत्रालय के चीफ ऑफ स्टाफ का सबसे बड़ा बेटा है। वह मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में अच्छा नहीं है, लेकिन जब बात मौज मस्ती करने की आती है तो वह अव्वल दर्जे का है। वे अभी भी नहीं जानते कि लियू को बड़ी जेल में डाल दिया गया है, जहां उसे फांसी की सजा दी जाएगी। चू शियाओनियांग ने व्यंग्य किया। आज म्यू रो का 8वां जन्मदिन भी है। मैंने बहुत कोशिश की और आखिरकार एक खजाना मिल गया। मैं इसे संत को देना चाहता हूँ। अगर ली यू नहीं आता तो क्या मैं बहुत अकेला नहीं हो जाऊंगा? लियू शी ने कहा। अपने कानों में ये आवाज़ें सुनकर म्याओइन स्क्वायर में आने वाले ज्यादातर लोग राजकुमारों, रईसों, नागरिक और सैन्य मंत्रियों के वंशज थे। हालांकि साम्राज्य एक बड़े युद्ध का सामना कर रहा है, जो सबसे महत्वपूर्ण समय है, उनके चेहरों से चू युआन को केवल सांसारिक सुख की खुशी दिखाई दे रही थी। ये देखकर उसने अपना सिर हिलाया। पवित्र महिला आ रही है। पता नहीं अचानक ये किसने कहा। दूर की सीढ़ियों से एक महिला शालीनता से आ रही थी।